आके अगर समय बचा तो अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो एक कागज में लिख के संयुक्त महासभा को सौंप सकते हैं, अलग अलग संगठनों को भी सौंप सकते हैं। बप्पी भाई अगर मंच में हैं, यहाँ पे हैं उपस्थित। हमारे पास समय की बहुत कमी है और पीड़ित पत्रकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वहाँ से शुरू कर रहे हैं, जो अभी ताज़ा प्रकरण है। अब पूरा देश उससे आक्रोशित है, पूरा देश के पत्रकारों को पता है। बप्पी राय और इनके साथ 3 अन्य साथियों को पत्रकारिता करते हुए किस षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, सत्ता क्या क्या नहीं कर सकती है, चाहे सत्ता कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कम्युनिस्टों की हो, इसके गवाह ये साथी हैं। तो मैं सबसे पहले बप्पी राय को आमंत्रित करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं जितेंद्र जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि 2 मिनट में वो आर मुन्ना के साथ, उनके साथ जो घटा और 11-11 मामले दर्ज हुए, लंबे समय तक जेल झेल के आए। काट रहे हैं। सभी को मेरा प्रणाम रहेगा। जोहार छत्तीसगढ़। प्रदेश भर से आए हुए सभी पत्रकार साथियों, एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज जो है पत्रकारिता संकल्प के वजह से या उसकी मुहिम की वजह से हम छत्तीसगढ़ में पहली बार सारे संगठन एकजुट हुए हैं और एक मंच में बैठ करके अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। तहे दिल से सभी संगठनों को मेरा प्रणाम रहेगा। शायद छत्तीसगढ़ का पहला पत्रकार हूं जो गुंडा पत्रकार हूं। यह विषय मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मेरे विरुद्ध जो है एक दर्जन से ज्यादा अपराध पंजीबद्ध किया गया, वो भी फर्जी मनगढ़ंत षड्यंत्र करते हुए, और मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन आर मुन्ना को मेरे साथ ही जेल में डाल दिया गया और मैं लगभग 1 वर्ष पिछले शासनकाल में जेल में रहा। वर्तमान स्थिति जिला बदर पत्रकार हूं और आपके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पत्रकारिता कर रहा हूं। बड़ी दुख की बात है कि शासन सत्ता किसी की भी हो, पर हम जैसे पत्रकारों को लगातार जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका घोर विरोध शुरू से हमने किया है, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। यह मंच पूर्णतः रूप से राजनीति के लिए प्रतिबंध किया गया है, विरोध किया गया है उनका, क्योंकि किसी की भी सरकार में प्रताड़ित हम पत्रकार ही होते हैं। आज सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम है जो आज इस जगह पर आकर के इस मंच को सुशोभित किए और मेरे जैसे पत्रकार, पीड़ित पत्रकार को 2 शब्द बोलने का मौका दिए। धन्यवाद। साथियों, जैसा मैंने कहा कि ये कथित लोकतंत्र है, तो एक लोकतंत्र तभी संभव है कि जनता और सत्ता के बीच में कोई संवाद हो। जनता क्या चाहती है राजा को पता हो, जनता क्या चाहती है नेता को पता हो, और ये काम करती है मीडिया। अगर मीडिया ही लोकतांत्रिक नहीं रहेगी तो लोकतंत्र कैसे रहेगा? तो सत्ता में आने वाले लोगों को, सत्ताधीशों को ये बात गांठ बांध के रखनी चाहिए कि जब आप पत्रकार को प्रताड़ित करते हैं, मीडिया को रोकते हैं सच लिखने बताने से, तो इसका मतलब है कि आपकी कुर्सी उखड़ जाती है। चाहे अजीत जोगी की सरकार हो, चाहे रमन सिंह जी का घमंड हो,
चाहे वर्तमान में जो काबिज है, पिछले जो कांग्रेस की सरकार ही थी उसका भी नाम लूंगा मैं, कि वो भी घमंड में चूर है। 5 साल के भीतर 100 से ज़्यादा पत्रकार कांग्रेस के काल में जेल में गए, कार्रवाई हुई उनके ऊपर, तो आखिर उनको भी धूल चाटनी पड़ी। वर्तमान सरकार को भी ये चेतावनी है कि पत्रकारों के साथ दमन की राजनीति बंद करें और उनको सच लिखने और बोलने दें। आप ऐसा गलत करिए मत और डरिए मत। मैं अभी तुरंत तत्काल अभी 1 सप्ताह के भीतर में एक प्रकरण आया है कांकेर का, बीरेन पटेल जी उपस्थित हैं। इनका बस गलती ये है कि वहाँ के सांसद के खिलाफ इन्होंने लिखना शुरू किया था। उनकी कुछ सच बुराई बातों को इन्होंने सामने लाना शुरू किया था, तो इनको प्रताड़ित करने के लिए एनआईए का प्रयोग किया गया और अभी इनके घर और गांव सब जगह छापा मार के इनके बहुत सारे सामान जब्त कर लिए हैं। तो मैं बीरेन पटेल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहें। मेरा नाम वीरेंद्र पटेल है, मैं कांकेर जिले से हूँ, आमाबेड़ा में पत्रकारिता कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, पिछले जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार में मेरे घर को तोड़ा गया, जेसीबी ला के तोड़ा गया। और उसके बाद ये बीजेपी की जो शासन आया है उसमें भी जो सरकार है उसके खिलाफ, उसके जो सांसद के खिलाफ मैंने लिखना चालू किया। चुनाव से पहले जब ये उसका नाम आया तब से मैं लिखना चालू किया। उसका बहुत बड़ा मेरे को प्रतिफल भी मिल गया। मैं रायपुर में 1 महीने से यहाँ पर हूँ, ट्रेनिंग में हूँ, और मैं नहीं हूँ करके पता चल गया। पता चलने के बाद वो मेरे घर में शनिवार की सुबह 5 बजे तड़के ये की जो टीम पहुँच करके मेरे घर में दबिश किए। सुबह 5 बजे पहुँचे। मेरा छोटा सा एक बच्चा है 21 मंथ का, अपने माँ से अलग कर दिया उसको। 5 बजे से 3 बजे तक अपने माँ से मिलने तक भी नहीं की। पड़ोसियों ने उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया। ऐसा स्थिति की उन लोगों ने। और मेरे घर से लैपटॉप उठाया मेरी पत्नी का, और सीसीटीवी कैमरे का फुटेज जो आता है DVR उसको ले गए, हार्ड डिस्क के अंदर निकाल के ले गए। और रही बात, उसके बाद दुकान में गए, दुकान में दबिश किए। आसपास पड़ोस के नंबर खोल करके बताया कि ऐसा स्थिति है, 12 बजे रात से आपके घर को 1 किलोमीटर तक घेर के रखे थे। सबसे बड़े नक्सली वहाँ मेरे को साबित करना चाह रहे थे, लेकिन मेरे घर से कुछ नहीं मिला, दुकान से भी कुछ नहीं मिला। मेरे दुकान से कंप्यूटर उठा के ले गए, सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क उठा कर ले गए, और प्रिंटर 5 ठो ले गए। कुछ भी नहीं मिला। चाहते वही है कि मुझे नक्सली घोषित करें, लेकिन मैं लिखूंगा। उन लोग मुझे तवे जैसे लोहे को गर्म करके हथौड़े से मार करके उसको हथियार बनाया जाता है और तेज किया जाता है, उसी प्रकार मुझे कर रहे हैं। बंद नहीं होगा मेरा लिखना और उनको आईना दिखाना। धन्यवाद। साथियों, पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई एक ऐसे दौर में शुरू हुआ था जब पत्रकारों पर अत्याचार करना एकदम तेज हो गया था। बहुत ज़्यादा सरकार जो है पत्रकारों को दमन करना शुरू कर चुकी थी, और बस्तर से शुरुआत हुआ था। बस्तर के पत्रकारों को बिल्कुल पत्रकारिता करने से रोका जा रहा था। तो उस समय के हमारे एक साथी भी मंच पर उपस्थित हैं, संतोष यादव, उनको भी मंच पर बुलाना चाहूँगा मैं। संतोष यादव जी मंच पे आए। प्रभात सिंह और सोमारू नाग, इन तीनों को जो है लंबे समय तक जेल काटना पड़ा और नक्सली मामले तक लगाए गए इनके ऊपर, मगर इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। हम उस कोर्ट की इज्जत करते हैं, और ऐसे न्यायतंत्र रहेगा तो जरूर लोकतंत्र में विश्वास बना रहेगा। इसके साथ ही मैं अभी इस मंच में एक ऐसे पत्रकार साथी को बुलाना चाहूँगा जो खुद पत्रकारों के लिए इतने संवेदनशील हैं, पत्रकारों की कठिनाइयों के लिए, पत्रकारों की समस्याओं के लिए। उन्होंने लगभग 7-8 साल पहले ही जो है यहाँ पे पत्रकारों के रायपुर में आने जाना लगा रहता है, राजधानी है, तो उनके रुकने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया, मगर उस पत्रकार ने निजी तौर पे अपने खर्चे से व्यवस्था किया, साथी मनोज पांडे जी। और उनके साथ एक और खुशी की बात है कि न्यायतंत्र में हमारी एक और जीत हुई है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट से वो जमानत लेके अभी कल ही जमानत लेके आए हैं। तो अब इस देश में भी न्याय जिंदा है, भले ही सत्ता तानाशाही की ओर बढ़ रही है, मगर न्याय अभी तक जिंदा है, इस बात का साक्ष्य है। तो मनोज पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। साथियों नमस्कार, मैं मनोज पांडे बुलंद छत्तीसगढ़ संपादक हूँ।
मैं 30 मई को एक लेख लिखा था 2023 को शासन के खिलाफ। तो 31 मई को जैसे ही मैं रिसीव करा के लिया हूँ, 1 जून को इन लोगों ने क्या किया, मेरे खिलाफ प्लानिंग की और 2 जून की सुबह 9 बजे मेरे खिलाफ FIR दर्ज किया और 11 बजे मेरे घर पे कम से कम 20 से 25 पुलिस वालों के साथ, जिसमें क्राइम DSP, सिविल लाइन CSP, DD नगर TI, पंडरी TI के साथ में 20 से 25 लोग आए और पूरा ठेकेदार साथ में आए और ठेकेदार और पूरे पुलिस प्रशासन मिल करके छापे के आड़ में, उन लोगों ने छापा नहीं मारा, छापे के आड़ में डकैती डाला था। क्योंकि मेरे घर और ऑफिस दोनों जगह से जो पैसे रखे थे वो उठा ले गए, कागज़ उठा ले गए, सब के सब, यहाँ तक कि CC कैमरा में जो DVR था वो ले गए और कोर्ट में DVR को सोल्व तक नहीं किया और बिना बोले। और उसके बाद फिर मेरे को जेल जाना पड़ा है और जेल जाने के बाद मैं हालांकि 1 हफ्ते बाद जैसे ही आया हूँ, मैं इन लोगों के खिलाफ 18 से 20 बार शिकायतें किया, कुछ भी नहीं निकला, उसका कोई निष्कर्ष निकला। फिर उन्होंने पिछली सरकार में 28 नवंबर को दोबारा एक FIR करवाया मेरे खिलाफ और उसमें ST SC एक्ट लगाया और वो ST SC एक्ट के बाद फिर मेरे को 6 महीने के बाद लगाया उन लोगों ने। FIR के बाद 6 महीने बाद फिर मेरे को वापस आए थे घेरने के लिए, लेकिन किसी तरीके से मैं सेफ हो गया, बच गया। फिर मैं जमानत के लिए लगाया तो सेशन, हाई कोर्ट, सब जगह यहाँ से कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट से अभी मेरे को परसों 30 तारीख को जमानत मिल गई वहाँ से NT सेक्रेटरी। तो ये है सरकार, और चाहे सरकार किसी भी हो, मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि बाधाएं आएंगी लेकिन बुलंद ही रहना है अपने को, इसलिए मेरे पेपर का नाम ही बुलंद छत्तीसगढ़ है। तो बाधाएं आएंगी लेकिन बुलंद ही रहना, और मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग इस मंच को, इस चीज़ को अपने आप को स्वीकार करेंगे, इससे घबराए नहीं। धन्यवाद मनोज भाई। साथियों, इस मंच से मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे सरकार के लोगों में ऐसा भ्रम है कि हम कोई सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए निकले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा काम करें तो उसका तारीफ भी करेंगे। अब इस एक जो सरकार है आज 9-10 माह हुई है, मगर अभी इनका जो भूमिका है पत्रकारों के प्रति बड़ा सकारात्मक दिख रहा है, इस बात को भी रखना पड़ेगा। एक मामला उसमें अविनाश सिंह जी का है, जिनका अंबिकापुर में बदले की कार्रवाई करते हुए इन्होंने गलती तो किया, मगर उस गलती को स्वीकार भी किया और समझौता भी किया बड़ा इज्जतदार तरीके से, बड़ा हमारे पत्रकार साथी के उनके मान सम्मान को बरकरार रखते हुए। कि इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद भी दूंगा और ऐसे व्यवहार सबके साथ रखें। बप्पी राय और उनके जो साथी हैं, जब उनको फंसाया गया तब भी सरकार ने कुछ सकारात्मक भूमिका निभाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, मगर उसमें सकारात्मक भूमिका को परिणाम तक पहुंचाने की जरूरत है। तो मैं अविनाश भाई को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी कथा यहाँ रखें। सभी लोगों को नमस्ते। संयुक्त पत्रकार संगठन में शामिल सभी अध्यक्ष एवं सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं अविनाश सिंह सरगुजा से दैनिक अखबार घटती घटना का प्रकाशन करता हूँ। विगत 20 वर्षों से अखबार का प्रकाशन हो रहा है। हमारा गुनाह सरगुजा से केवल यही है कि सच लिखते हैं। सच लिखना गुनाह है तो बार बार होगा। ये आज नहीं, 20 वर्षों से लगातार बोलते आ रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। हमारे द्वारा जुलाई में लगभग 70 दिनों का कलम बंद का अभियान किया गया। कलम बंद अभियान के बीच में ही शासन के द्वारा हमारे पूरे अखबार कार्यालय प्रतिष्ठान को नेस्ते नाबूद कर दिया गया 5 बजे भोर में। काफ़ी हो हल्ला हुआ। हमारे रायपुर के लगभग समस्त राज्य से पत्रकार भाई इकट्ठा हुए, ज्ञापन दिए, प्रकरण चलता रहा। उसी बीच शासन बैक पे आया, फिर बात किया कि आके इस पे बैठ के बात किया जाए। और जितने भी अपराध शासन के द्वारा किया गया है उसके लिए उन्होंने रिवाइज करने के लिए समझौता के तौर पे ऑप्शन दिए हैं। देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है। लेकिन हमारा एक बार फिर से अंतिम कहना यही है कि अगर सच लिखना गुनाह है तो बार बार होगा। और हमारे पत्रकार साथियों से सादर अनुरोध है कि ये एकता हमेशा बरकरार रहे और हमेशा बरकरार रहे। और पत्रकार एकता, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार। बार बार मैं अपने तरफ से कुछ शब्द रखूंगा तो समय और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अपनी बात अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बस एक सूचना देके कि सरकार के लोग अगर हैं
यहाँ हैं तो समझ जाएं, हम किसी सत्ता किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। बस हम अपना हक मांग रहे हैं जो आप लोग हमेशा घोषित करते आए हैं आज तक, मगर वो केवल कागजों में है। एक उदाहरण बता रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार का जो पेंशन की घोषणा करते हैं वो वाहवाही लेते हैं, कांग्रेस भी वाहवाही ले रही है, भाजपा भी वाहवाही ले रही है, मगर साल भर से ज़्यादा हो गया उसकी बैठकें नहीं हुई। रमन सिंह जी ने एक समिति बनाई थी, उसकी आज तक कभी उस समय तो उनका कार्यकाल निकल गया, बैठक नहीं हुई। पत्रकार सुरक्षा कानून को ये बहुत ले दे के लाया भी गया तोड़ मरोड़ के, तो भी वो कानून लागू नहीं हुआ। तो हम इस अपने अधिकार की बात करने के लिए ही संगठित हुए हैं, हम सरकार बदलने के लिए संगठित नहीं हुए। हम अपनी बात करने के लिए, अब मैं बस नाम पुकारते जाऊंगा और साथीगण एक एक मिनट में अपनी बात रखते जाएं। सेवक दास दीवान जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी बात। मैं उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का मैं सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि समय है 1 मिनट का। मैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार गिरीश पंकज जी का भी मैं सादर प्रणाम करता हूं और मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं कि हमारे साथ 12 अक्टूबर 2022 को एक घटना हुई। तो पत्रकार किसी अखबार का काम करता है, संवाददाता बनता है, रिपोर्टर बनता है या खुद का अखबार चलाता है, तो सब लोग बता देंगे कि बिना विज्ञापन का चलता है क्या। तो अगर कोई विज्ञापन मांगने जाता है किसी के पास, किसी अधिकारी के पास, नेता के पास, तो उसके खिलाफ में फर्जी FIR होता है। वो फर्जी FIR मेरे साथ भी हुआ है, सेवक दास दीवान के साथ हुआ है, मेरे साथ सुनील यादव के साथ हुआ है, और हम 1 महीना 4 दिन ही रायपुर के सेंट्रल जेल में रहे हैं। जो आदमी इतना भ्रष्ट है, जिसके खिलाफ में 5-5 प्रकरण है, वो व्यक्ति हमारे खिलाफ में रिपोर्ट लिखाता है। और हमारे ही कुछ पत्रकार साथी हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जो हमारा अखबार चलाते हैं कि 4 फर्जी पत्रकार रंगे हाथ गिरफ्तार। मैं रिपोर्टर क्रांति का संपादक हूं, 10वां साल मेरा चल रहा है, 27वां साल मेरा रनिंग है, समय शिखर का मैं संवाददाता, और मुझे फर्जी पत्रकार कहा गया, जो RNI से रजिस्टर्ड है मेरा अखबार। तो क्या मैं फर्जी पत्रकार हूं? बीच में चले जाओ साथियों, मैं यही बताना इसलिए चाह रहा हूं कि आप लोग जो है साथ दें। आज इतने पत्रकारों का संगठन हमारे साथ एक साथ आया है, तो उम्मीद करता हूं किसी भी पत्रकार संगठन के साथी के साथ अगर कोई मामला आता है तो सारे के सारे लोगों को एक साथ एक आवाज में आना पड़ेगा, तभी ये पत्रकार एकता जिंदाबाद का नारा सार्थक होगा। अन्यथा फिर आज आए हैं, आज यहाँ से खाएंगे, चले जाएंगे और भूल जाएंगे। तो इस चीज को याद रखना है। मैं अपनी अंतिम बात को रखते हुए इस वाणी को विराम दूंगा कि न ही किसी डर से, न ही किसी खौफ से, न ही किसी डर से, न ही किसी खौफ से सच को बेबाकी के लिखता हूं, सच को बेबाकी से लिखता हूं अपने बड़े शौक से। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता। धन्यवाद। साथी दिनेश यादव जी यहाँ खड़े हैं मंच पे, वो भी इसी प्रकार। दिनेश नामदेव जी, इधर सभी को नमस्कार। न तोप न तलवार, कलम से इनकलाब। संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। साथियों, 19 साल से मैं अपने नामदेव टाइम्स का संपादक हूँ और लगातार प्रकाशित कर रहा हूँ। रजिस्टर्ड अखबार है। विज्ञापन के नाम से मैं ग्राम पंचायत में गया था। ग्राम पंचायत का सरपंच अपने जाति का लाभ लेते हुए एट्रोसिटी एक्ट लगाकर 384 में मामला कायम करके मेरे ऊपर अवैध वसूली का मामला बनाया जाता है। छुरिया थाना का चिचोला चौकी प्रभारी चेतन चंद्राकर के द्वारा, और 24 घंटे में शिकायत के 24 घंटे बाद FIR होता है और 24 घंटे में 14 पुलिस वाले मेरे घर में आके मुझे चोर उचक्के की तरह उठा के राजनांदगांव से ले जाते हैं और राजनांदगांव का पत्रकार तथा कथित लिखकर मेरे समाचार को छापता है, जो राजनांदगांव से 19 साल से अपना अखबार निकाल रहा है। आप लोगों को समझना होगा हम किस लिए एकत्र हुए हैं यहाँ पर। साथियों, मैं एक ही शब्द कहूंगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। धन्यवाद। साथियों, हमारे प्रताड़ित साथी यहाँ पे हैं मंच में, पहले भी प्रताड़ित हो चुके हैं और अभी और खड़े होकर प्रताड़ित हो रहे हैं। तो मैं उन लोगों से निवेदन करूँगा जिनकी बात हो चुकी है वो मंच में जाके बैठ जाएं, और यहाँ जो खड़े हैं वो भी अगर बैठना चाहते हैं तो बैठ जाएं, अगर खड़े होने में तकलीफ है तो। अब मैं दिनेश सोनी और किरीट ठक्कर दोनों को एक साथ बुलाता हूँ। दोनों के साथ एक साथ कई फर्जी प्रकरण बनाए गए हैं, तो दोनों में से कोई एक जो है अपनी बात रखे और दोनों मंच में खड़े हैं।
जरूरी है, तुरंत स्टेशन पर चलेगा तो देखें। हाँ, कैमरा का ध्यान रखा बस। आप सभी मैं अकेला जो नीचे होकर चल रहा अभिनंदन करता हूँ। मैं दिनेश सोनी विगत 15 साल से अपना एक साप्ताहिक अखबार निकालता हूँ, हाईवे क्राइम टाइम्स। कुछ मामले सरकार ने तो मेरे पर लगाए, दुश्मनीवश में मेरे बेटे को कर दिया, लेकिन मैं किरीट भाई और मैं पत्रकारिता के लिए जब हम देवभोग तक गए थे, तब उस संस्था ने महिला स्व सहायता समूह और ये लगाया ट्वीट बनाते थे, तब प्रतिबद्ध चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे थे। हमने रिपोर्टिंग किया। रिपोर्टिंग का दरमियान कुछ अपनों ने ही, वहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने, मैं कहूँ तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे पत्रकार आए हैं, मगर दूरस्थ एरिया में आजकल पत्रकारिता गली मोहल्लों की पत्रकारिता हो गई है। तो वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं, हमारे ऊपर फर्जी एफआईआर लगवा दिया गया और फर्जी एफआईआर करवा के हमें जेल तक भेजा। बाकी की बात साथी किरीट भाई बताएंगे आपको। सभी को नमस्कार। पुलिस और प्रशासन तो बाद में, पहले अपनों ही हमें टारगेट। मैं अपनी बात कविता के माध्यम से रखूँगा। मैंने पीछे पलट के देखा, कुछ अपने ही लोग थे, पीठ में छुरा भोंक चुके थे। मैं अपने रास्ते पर था, इनको पीछे छोड़ चुका था। बस इतनी सी बात पर पूरा होश खो चुके थे। ना मैंने इनकी बहन को छेड़ा, ना इनकी माँ को गाली दी। कपट झपट के खेल में 2 कौड़ी में बिक चुके थे। ना मैंने इनकी बहन को छेड़ा, ना मैंने इनकी माँ को गाली दी। कपट झपट के खेल में 2 कौड़ी में बिक चुके थे। कपटी थे तो कह देते हम कपट का खेल खेलेंगे, खामखा इज्जत मेरी गई, ये भी तो मर चुके थे। धन्यवाद सर। धन्यवाद किरीट भाई, दिनेश सोनी जी। अब मैं बस नाम पुकारते जा रहा हूँ, कम साथी रह गए हैं। अंत में बप्पी राय को कोई बात और जो हमको सबसे शुरू करना था उसको अंत में रखता हूँ मैं। अब बैठिए। सुशांत शर्मा जी अगर हैं मंच में, इस मंच के भीतर, तो वही आ जाएं। सतीश यादव कांकेर, धर्मेंद्र महापात्र जी बस्तर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष, नीलेश शर्मा जी, रामहरि गुप्ता जी, राहुल गोस्वामी, सत्येंद्र राजपूत जी, दलजीत सिंह चावला जी, सुनील यादव जी मंच में हैं, वो अपनी व्यथा रखेंगे। क्या सभी उपस्थित यहाँ पे वरिष्ठ जन को मेरा सादर प्रणाम। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों से आए समस्त पत्रकार साथियों को मेरा सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद कि आज इस पत्रकारिता संकल्प महासभा में आपकी उपस्थिति धन्य है। साथियों, सबसे पहले इस मंच के मध्य जितने बैठे हुए मेरे साथीगण हैं, उन्हें इस बात को समझनी होगी कि आप किस वजह से इस मंच के मध्य बैठे हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके कानों तक के कई आवाजें नहीं पहुंच सकती, वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको ये तक पता नहीं कि हम क्यों आ रहे हैं और कौन क्या और किस वजह से क्या कहता है। क्या इससे पहले किसी ने अपनी पीड़ा कही, सभी ने सुना? नहीं। इसी तरह हर पत्रकारों की पीड़ा
बाहर नहीं पहुंच सकती। जब अपने ही साथी नहीं सुन रहे हैं तो बाहर वाले हमारी दशा को कैसे सुनेंगे? इसलिए हम सबको इस मिसाल का एक परिचय देना होगा। दुख तो जीवन में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने रास्ता ही वह तय किया है कि लिखना तो यहां से तय किया और लिखते तक तय करते रहेंगे। जो सजा आपको देनी है वो देते रहिए, हम सहते रहे हैं और सहते रहेंगे। लिखना ना बंद हुआ था, ना लिखना बंद करेंगे। बस इतना ही ज्यादा कहूंगा, मैं अपनी पीड़ा को ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। सभी साथी एक साथ बैठे, एकता का परिचय दें। साधुवाद, धन्यवाद। मंच पर अभी बलराम नायडू जी हैं रायपुर से, महासमुंद से, वो भी अपनी व्यथा 1 मिनट में रख रहे हैं। सभी मेरे आदरणीयों को मेरा नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन जिला अध्यक्ष बलराज नायडू। मेरे ऊपर एक धावा संचालक द्वारा शिकायत दर्ज कराया कि विज्ञापन ज़बरदस्ती मांग कर रहा करके मेरे ऊपर FIR हुआ। FIR नहीं हो रहा था, पिछले 4 महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन FIR थाना प्रभारी द्वारा नहीं किया जा रहा था। राजनीतिक दबाव के चलते FIR दर्ज किया गया। मुझे सेशन से राहत नहीं मिली, तो हाई कोर्ट से मुझे राहत मिली। और कुछ अपने ही पत्रकार साथी लगातार छाप रहे थे कि विज्ञापन में ब्लैकमेलिंग का वसूली करता है। तो भाई विभीषण तो हमारे ही घर में है, दूसरे को विभीषण खोजने की आवश्यकता नहीं है। भाई हम अगर पत्रकार हैं तो कम से कम पत्रकारिता समझें। भाई अगर कोई धोखे से अगर किसी को फंसा रहा है तो धावा संचालक क्या बेचता है? दारू बेचता है, अन्य गतिविधि में शामिल रहता है। मैं उसके पास किस वजह से विज्ञापन मांगने जाऊंगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल था। हालांकि पुलिस वाले उस चीज़ों को समझ रहे थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते FIR हुआ, जिसका मुझे खेद है। और इस मंच में मुझे बोलने का अवसर दिया गया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साथियों, 3 नाम और आए हैं जो इस मंच पर उपस्थित हैं, मगर हमारी गलती से लिस्ट में नहीं आ पाए। मैं नाम ले रहा हूँ। पत्रकार सोनकर सिन्हा जी, पत्रकार कामेश्वर प्रसाद साहू मंच में आ जाएं और 1-1 मिनट में अपनी बात रख दें। नरेंद्र जायसवाल जी, ग्राम सोनगंगा। और मैं अभी बोलने के लिए आप मंच में आ जाइए, आइए। ये जितने नाम मैंने बुलाए हैं एक बार फिर बोल देता हूँ। सोन कुमार सिन्हा, कामेश्वर प्रसाद साहू, और नरेंद्र जायसवाल जी। और मैं आनंद राम पत्रकार सिंह जी को निवेदन करता हूं कि आपने भी पत्रकारिता में काफ़ी संघर्ष किया है और कर ही रहे हैं, तो आप अपनी बात यहां रखें कि किस तरह से आपको प्रताड़ित किया गया है। आनंद राम पत्रकार सिंह जी, जिनका नाम ही है पत्रकार सोन कुमार सिन्हा जी और कामेश्वर प्रसाद साहू जी, आप दोनों मंच में आ गए हैं। अपनी बात दोनों। आज के कार्यक्रम के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को एक मंच में लाने का प्रयास किया और निस्वार्थ भाव से प्रयास किया। इसके लिए डोंगरगढ़ प्रेस क्लब की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक बात देना चाहता हूँ कि डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक हैं रामजी भारती, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री है। उनकी वाइफ ने पूर्व की घटना है, उन्होंने प्रेस क्लब में विधिवत उन्होंने आवेदन दिया। हमारे यहाँ नियम में आवेदन लेते हैं, फिर उनको रिसीप्ट देते हैं, फिर रसीद काटते हैं। तो ये सारा चीज़ हुआ। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कुछ दिनों के बाद रामजी भारती के द्वारा प्रेस क्लब डोंगरगढ़ के साथियों के ऊपर 15 लाख, किसी के ऊपर 10 लाख, किसी को 12 लाख, किसी को 8 लाख का मानहानि का दावा ठोक दिया। जब यहाँ से उनका कुछ नहीं हुआ तो उन्हें ST थाना राजनांदगांव में रिपोर्ट लिखाया कि ये मुझसे गाली गलौज की। हालांकि एडिशनल SP प्रफुल्ल ठाकुर जी, जो कि पूर्व CM के OSD थे, उन्होंने क्लियर किया कि गाली गलौज वाला कोई मामला नहीं था, पति पत्नी का वो झगड़ा था, तो वहाँ क्लियर हो गया। तो निरंतर उन्होंने वो प्रयास किया फंसाने का, और मुझे ऐसा लगता है कि वो फंसाने में सफल भी हो जाएगा, क्योंकि उनकी सरकार है। पर ये कार्यक्रम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, हमारे भाई ने कहा है, और समय बहुत कम है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि वो अधिकतर ऐसे लोगों के साथ हो रहे हैं, लेकिन कई लोग बोल नहीं पाते और समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। कामेश्वर जी कुछ कहना चाहिए?
आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें छोटे से कलम और बड़े से पत्रकार भैया आज इस संगठन का सदस्य बने हैं। और सभी सदस्यों को मेरा साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हम सभी पीड़ित पक्षकारों को एक साथ यहाँ मंच में मौका दिए हैं। हमेशा पत्रकारों को तथाकथित लिखने वाले हमारे सभी पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद, जो बड़े बड़े पोस्टर के लिए अपना नाम लिखते हैं। हमें एक दबाव आता है कि आपको कैसे भी करके विज्ञापन लाना है। विज्ञापन तो सभी लगाते हैं, लेकिन विज्ञापन के नाम पर भी FIR हो जाता है। हम प्रेस क्लब डोंगरगढ़ से हैं और प्रेस क्लब डोंगरगढ़ में हमने प्रेस विज्ञप्ति को लगाया, उसके बाद भी 10 लाख रुपए का मुझे मेरे साथी 2 और अन्य लोगों को मानहानि के तौर पर भेजा गया। कैसे हम सामना करें? आप सभी का सहयोग रहे, हमेशा इस महासंघ का सभी को सहयोग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब मैं हालांकि महोदय जी नहीं दिख रहे हैं यहाँ, ताबड़तोड़ पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और पिछली सरकार में अगर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होने वाले पत्रकार हैं तो उन्हीं का नाम आता है, सुनील नामदेव जी। अगर आ गए हैं मंच में, उन्होंने खुद हमसे निवेदन किया था कि अंत में उनका नाम बुलाया जाए। तो ये इस सत्र का अंतिम चरण चल रहा है, तो अगर सुनील नामदेव जी मंच पे आ गए हैं तो अपनी व्यथा रखें, और नहीं आए हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ सारे पत्रकार साथी जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। कुल मिला के बस यही कहूँगा कि सरकार किसी की भी रहे, कांग्रेस की हो या बीजेपी की, और हालांकि संभावना दिखती नहीं है कि कम्युनिस्टों के आ जाए, मगर कम्युनिस्टों की सरकार भी हमने देखी है। सभी जगह पत्रकार वैसे ही प्रताड़ित होते हैं जो सत्ता के खिलाफ चलते हैं या सत्ता की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं। अभी ताज़ा जो प्रकरण हुआ है सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है, और एक अलग प्रकरण, अलग टाइप का प्रकरण है प्रताड़ना का, जो 2 राज्यों के मामलों के बीच का मामला बन गया। इसके लिए न केवल वो पत्रकार जो फंसाए गए वो प्रताड़ित हुए, बल्कि उनके लिए तो हमारे पास शब्द है ही नहीं है। इस प्रताड़ना के खिलाफ उनको जेल से छुड़ाने तक बस्तर के साथियों ने और तमाम कई प्रदेशों के साथियों ने इसमें जो योगदान दिया, उसका कहानी बताने के लिए मैं सबसे पहले धर्मेंद्र महापात्र जी, बस्तर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष को बुलाऊंगा। अब इसके साथ ही मकबूल भाई भी यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने पूरा तपस्या किया उसके लिए, और वहाँ पहुँचने वाले सारे साथियों के भोजन का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, उनका आइए मकबूल भाई। नमस्कार साथियों, मेरा नाम धर्मेंद्र महापात्र है। मैं बस्तर जिला पत्रकार संघ का सेक्रेटरी हूँ। कमल भैया मुझे अध्यक्ष बुला रहे हैं, लेकिन जब भविष्य में चुनाव होंगे तो जरूर कमल भैया का यह सपना भी पूरा होगा। सबसे संयुक्त पत्रकार महासभा जो आज रायपुर में आयोजित की गई है, उसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लंबे वक्त से हम पत्रकार साथी एकजुट नहीं हो पा रहे थे। शायद इसका कारण आप सभी को मालूम ही होगा कि हम एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे थे। गोस्वामी भैया भी सामने बैठे हैं और लगातार उनके प्रयास रहा कि पत्रकार कम से कम छत्तीसगढ़ के एकजुट हों, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कारण बहुत से हैं, अब अगर बात चलेगी तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए ये सब बातें करना अभी उचित नहीं होगा। जो सुकमा जिले में जो घटना हुई, आप लगभग सभी लोगों को मालूम है कि रेत माफियाओं के द्वारा किस तरह हमारे 4 पत्रकार, जो टीवी पत्रकार है, जो दक्षिण बस्तर खासकर ऐसे इलाके में काम करते हैं जहां पत्रकारिता करना कितना कठिन होता है। न केवल इन 4 पत्रकारों ने, पुलिस के कई ऐसे मामले हैं जिन्होंने सुलह कराया है, चाहे वो नक्सलियों के पास जवानों का अगवा किया हुआ मामला हो, या फिर कई जो जवान शहीद हो जाते हैं उन्हें जंगल से बाहर तक लाने के लिए जो प्रयास है वो बस्तर के कई साथियों ने किया है।
दरअसल हमारे 4 साथी सुकमा जिले के कोंटा इलाके में रेत माफियाओं के खिलाफ खबर बनाने गए थे। उसी दौरान कोंटा के टीआई और उस इलाके के रेत माफियाओं के द्वारा एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र का जो शिकार हुए हमारे 4 पत्रकार, 2 पत्रकार दंतेवाड़ा के हैं और 2 पत्रकार सुकमा जिले से हैं। इस तरह से उन्हें उनके गाड़ी में गांजा डाला गया, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि गांजा एक बहुत बड़ा प्रकरण होता है बॉर्डर इलाके में। तो हमारे 4 साथियों को बॉर्डर इलाके में पहले तो सुकमा कोंटा में उनके गाड़ी में गांजा डाला गया रात में, और दूसरे राज्य के पुलिस को ये इत्तला दे दी गई कि फलाने गाड़ी में गांजा रखा हुआ है, इस गाड़ी को जब्त किया जाए। जैसे ही हमारे साथी बॉर्डर तक पहुंचते हैं, उसके तुरंत बाद चित्तूर पुलिस इन चारों के गाड़ी को चेक करती है और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। हमने बहुत लंबा संघर्ष लड़ा है इन पत्रकारों को छुड़ाने के लिए। लगातार राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और गृह मंत्री से लेकर तमाम मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक हमने बात पहुँचाई, लेकिन किसी तरह का कोई मदद हमको नहीं मिला। अगर शासन चाहती तो आंध्र प्रदेश सरकार से बात कर पूरा मामला चिंतूर थाने तक ही खत्म कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला, जिसका नतीजा ये रहा कि हमारे जो 4 पत्रकार हैं वो राजमेंद्री जेल में 25 दिन उन्होंने जेल की यात्रा की। और यह भी हम कह सकते हैं कि यह यात्रा हमारे लिए फायदेमंद इसलिए भी रहा कि हम एकजुट होने में कामयाब हो पाए। हालांकि जो 25 दिन हमारे साथियों ने जो पीड़ा सहा है उस जेल में रहते हुए, उसका दुख तो हमें काफ़ी रहा। और हमारे जो सुकमा जिले के जितने साथी हैं, सुकमा जिले के उन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि किसी तरह से इन साथियों को बाहर निकाला जाए। और आप सभी से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं अंत में कि हम सुकमा जिले में बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन अंतर्राज्यीय स्तर का करना चाह रहे हैं, और उसमें आप सबकी सहभागिता की बहुत जरूरत हमें महसूस होगी। और अगर आप लोग इस बड़े आंदोलन में शामिल होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और निश्चित तौर पर यह लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। हमारे पास एक ही मांग है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई से जांच होती है तो रेत माफिया और शायद जो थानेदार के द्वारा कहा गया था कि नेताजी को बता देना, उस नेता का नाम उजागर हो सके, और उन्हें हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सुकमा जिले में तिथि घोषित की जाएगी तो आप सभी पूरे राज्य के सभी पत्रकार सुकमा जिले में आए। हम आपको आमंत्रित भी करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम तिथि आप लोग को जरूर बताएंगे। धन्यवाद बहन जी। साथियों, हमारे पास बस 7 मिनट बचा है हमारे कार्यक्रम के लिए, और इसके बाद जो है अगला सत्र शुरू होगा। तो मैं जबकि साथी हमारे पास 3 वो बाकी को बुलाऊं, उसके पहले मैं बप्पी ये मकबूल खान जी, मकबूल भाई, हम लोग मकबूल भाई के नाम से जानते हैं बस्तर के सारे पत्रकार, और ये हमेशा हर लड़ाई में सहयोग करते हैं। इनको मैं बस ये बोलने के लिए बुलाना चाहता हूँ कि सब कोई सीखना चाहेंगे कि इन्होंने 4 राज्यों के पत्रकार को इस मामले में एकजुट कैसे किया। क्या आप अगर 1 मिनट में पूछ सकते हैं तो बोल। 4 राज्यों के पत्रकार को एकजुट किया, इसके लिए तो ताली होनी चाहिए। धन्यवाद कमल भैया। सभी मंच में बैठे मेरे आदरणीय, मेरे गुरु, मेरे सभी लोग भाइयों, जैसा कि मैं बता दूं कि अभी धर्मेंद्र भैया ने आपको सब कहानी बता दी है। हमें जो दक्षिण बस्तर के लास्ट छोर कोंटा में जो हमारे 4 पत्रकारों के साथ जो गुजरा, उसके बारे में आपको हमारे धर्मेंद्र भैया ने बताया। लेकिन हम अभी ये जो लड़ाई शुरुआत की है, यहाँ पे जो भीड़ दिख रही है वो सिर्फ 4 पत्रकारों के लिए नहीं है, और ये सब हमारे सब जितने भी यहाँ पत्रकार हैं वो सब के लिए लड़ाई है। और हम चाह रहे हैं कि ये जो हुआ अभी, ये आइंदा आपके साथ, मेरे साथ और किसी के साथ ना हो। बस धन्यवाद। साथियों, किसी को अगर लाल बिल्ले वाली चाबी मिली हो स्कूटी की तो यहाँ मंच में उपलब्ध करा दीजिएगा, वो गुम गया है हमारे एक साथी का। अब मैं बप्पी भाई को बुलाना चाहता हूँ मंच में, और साथ में एक निवेदन भी रख रहा हूँ कि उनकी कहानी बार बार पूरा देश के लोग जान चुके हैं। उनके साथ क्या बीता है सब बार बार देश के लोग जान चुके हैं, तो उनको अपनी पूरी कहानी बताने का अभी आज के मंच में तो अवसर नहीं है। मगर हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि वो अपनी मांग क्या है, अब वो चाहते क्या है, न्याय कैसे हो, इसके बारे में अब कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करें। पत्रकार
पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। मैं किसी के नज़र में आदर्श हुआ करता था, बहुत प्रेम करते थे लोग। आज मैं हूँ कैदी नंबर 964, आज मैं हूँ कैदी नंबर 964। पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुझे जानते थे, लेकिन आज मैं हूँ गांजा तस्कर के रूप में जाना जाने वाला पत्रकार। यकीन मानिए, मैं जेल गया, मुझे दुख नहीं है, मुझे बहुत फक्र है कि मैं जेल गया और जेल जाने के बाद मुझे एक लक्ष्य, एक उद्देश्य को मिला कि अब हम पत्रकार इस तरह दबे कुचले नहीं जाएंगे। इसके लिए लगातार लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जेल में मौजूद दर्जनों लोग कैदी ने बोला, भैया बहुत अच्छा हुआ आप आए, हम भी निर्दोष है, आपके लिए तो आवाज़ है बोलने वाले, हमारे लिए कोई नहीं है, आप आवाज़ बनिएगा। अच्छा हुआ मैं जेल गया, जेल जाके समझा किस प्रकार लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारे निर्दोष की तरह से जेलों में बंद है। आज बाहर हूँ सिर्फ इसलिए कि 2004 से मैं पत्रकारिता करता रहा हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुझे जानते हैं और इस पत्रकारिता को लड़ने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए आंध्रा के, तेलंगाना के, उड़ीसा के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के पत्रकार कोंटा में इकट्ठा हुए, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम पत्रकारिता करते हैं और ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। और ये पत्रकारिता हम लोग करते रहेंगे। सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये तय मान लीजिए, जब भी आप कुछ बोलना चाहेंगे और आपकी बात अनसुना की जाएगी तो आपका दमन किया जाएगा और इस दमन होने से आपको बचना पड़ेगा। अंत में मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ, सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे साथ दिया, लेकिन लड़ाई तब सफल हो पाएंगे जब असल दोषियों को कार्रवाई होगी। बताने के लिए कई पत्रकार साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सबसे निवेदन करता हूँ कि इस मंच में अब समय हमारे पास नहीं रह गया, क्योंकि राज्यपाल का जाने के समय को हम बदल नहीं सकते, मुख्यमंत्री के पास भी हमको जाना है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बस मैं इनका नाम बुलाता हूँ जो मंच में है, उन साथियों को बोलेंगे। ये हैं रत्नेश कुलदीप जी गंडाई प्रेस से, और नरेश जायसवाल जी धर्मनगरी मुंगेली से हैं। तो इनको निवेदन करता हूँ कि आप 1 मिनट अपनी बात रखें। और अंतिम में एक वक्ता और हमारे साथ हैं जिनके साथ काफ़ी संघर्षपूर्ण पत्रकारिता उन्होंने किया है, आनंद जी, उनको बुलाऊंगा। इसके बाद हमारा ये सत्र समाप्त हो जाएगा। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। हम लोग जो है मिलके चलते थे, नहीं हम लोग की पावन धरा पर पास में रखो, पास। छत्तीसगढ़ के पावन धरा में मंचासीन ज्येष्ठ श्रेष्ठ पत्रकार साथियों को मेरा सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। मैं अपनी बात संक्षिप्त रखते हुए कहना चाहता हूँ, ना पत्ती की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ना पत्ती की धार से, ना गोलियों की बौछार से हम लिखते रहेंगे, क्यों ना हमें बंद कर दे कारावास की दीवार में। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आनंद जी को आमंत्रित करता हूं मंच में, वो अपनी व्यथा रखें। और इसके अलावा अगर किसी पत्रकार की व्यथा है तो एक लिखित कागज बना ले, लिखित आवेदन, और सुधीर तमोली जी को या जिनका भी नंबर है इस महासभा का, उनके पास भेज दें। साथियों, जय जोहार। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, इससे पहले आप सबसे अनुरोध करूंगा, मैं समझ सकता हूं भोजन का समय हो रहा है और अंतिम वक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है, तो मैं
अपनी पीड़ा को बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले इस कार्यक्रम की भूमिका पर संक्षेप में बहुत सारे साथियों के मन में ये हो सकता है कि इस महासभा की आवश्यकता क्यों हुई। आप सब देख रहे हैं अभी बहुत सारे पत्रकार साथियों का बस्तर से लेकर सरगुजा तक, मध्यांचल से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में किस तरह के दमनकारी नीतियां जो है शासन के हो, प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं वो किस तरह पत्रकारों को अपना शिकार बना रहे हैं, अपना टारगेट कर रहे हैं। अभी सभी को आपने सुना। मैं अपनी व्यथा संक्षेप में आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। इससे पहले संक्षिप्त में एक परिचय दे दूँ। मैं आनंद राम हूँ, मेरा नाम आनंद राम है। पत्रकार श्री मेरा सरनेम है। ये प्रयागराज की एक संस्था ने अवार्ड किया हुआ है और हम नाम होने के कारण मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए मैंने अपना उपनाम परिवर्तित कर लिया। इसलिए कृपया कोई कंफ्यूज ना हो। पत्रकारिता में मैं 26 वर्षों से हूँ। इस बीच नवभारत, दैनिक भास्कर पत्रिका और नई दुनिया जागरण ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में करीब 20 वर्षों तक सेवाएं देने के बाद इस समय मासिक पत्रिका श्रीपुर एक्सप्रेस और डिजिटल मीडिया 24 मीडिया का संपादक कर रहा हूं। साथ ही आकाशवाणी रायपुर के लिए पीटीसी का दायित्व निर्वहन पिछले 18 वर्षों से कर रहा हूं। इस मंच से पत्रकार साथियों की प्रताड़ना की बातें हो रही है, समीक्षा की जा रही है, तब मैं अपनी आप बीती आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। घटना अप्रैल 2022 की है। रेलवे ओवरब्रिज के लिए सेतु निगम द्वारा भूमि अधिग्रहण की जा रही थी। इस बीच अधिग्रहण किए बिना ही महासमुंद में दर्जनों लोगों को रातों रात बेदखल किए जाने लगा। जब हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो प्रशासन तंत्र जो है पूर्वाग्रहित हो गया और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को बिना नोटिस दिए रातों रात तोड़ने लगे। हम के उच्च न्यायालय के शरण में गए, जहां से स्टे होने के बावजूद हमारे प्रेस कार्यालय को बुलडोजर लगाकर हमारी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर ताला लगे हालत में ध्वस्त कर दिया गया। कार्यालय में रखे सामान को चोरी करके ले गए। बिना नोटिस, बिना मुआवजा, बिना अधिग्रहण के प्रेस कार्यालय को बुलडोज कर दिया गया। हाई कोर्ट में पंचनामा और शपथ पत्र दे दिया गया कि अधिग्रहण किया जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रशासन की इस कायराना हरकत के विरोध में हमने 81 दिनों तक मौन सत्याग्रह किया, पुलिस में FIR कराया, लेकिन तत्कालीन गूंगी बहरी सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों को खुला संरक्षण दिया। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे अधिकारी न तो न्यायपालिका का सम्मान किए न ही मीडिया का। जिन लोगों पर बेलगाम नौकरशाह को नियंत्रित करने का जिम्मा था वे खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे। आप सबको पता है और जानकारियाँ हो रही है, सारी चीज़ों की जांच हो रही है। आप सब जानते हैं जनता ने उन्हें नकार भी दिया है। इस घटना के 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी भी हमारी कानूनी लड़ाई जारी है। हमें आर्थिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। साथियों, आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह नौकरशाह काम कर रही है। अभी जैसे बप्पी भाई का प्रकरण आया, पत्रकारों को फंसाने के लिए पुलिस आपके गाड़ी में गांजा तक रख सकती है। इससे दुर्भाग्यजनक क्या होगा। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। आगे की कार्रवाई के लिए कमल शुक्ला जी। धन्यवाद भैया। अभी के संचालन के दौरान जो है एक मेरे से गलती हुई थी, उसको सुधार कर रहा हूँ, छोटी सुधार। धर्मेंद्र महापात्र जी यहाँ जो बैठे थे वो बस्तर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष नहीं सचिव के पद पर हैं। और इसके साथ कुछ और ऐसे नाम आए हैं और हमारे साथियों ने तय किया है कि पीड़ितों के लिए समय थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो 10 मिनट और बढ़ा रहे हैं हम लोग। इसमें विनोद नेताम जी आए हैं बालोद के, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो भी, उनके साथ भी प्रताड़ना की बड़ी घटना घटी है, मारपीट हुआ उनके साथ, काफ़ी उनके खिलाफ उल्टा प्रकरण बनाया गया। विनोद नेताम जी जल्दी से जल्दी मंच पे आ जाएं। और 2 साथी और यहाँ मंच पे आए थे जो अपनी बात रखना चाहते हैं, वो भी आ जाएं। अपना नाम उन्होंने बताया नहीं था मेरे को, आ जाइए। अभी अब मैं रत्नेश कुलदीप जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी सारगर्भित शब्दों में अपने साथ उनकी जो खुद की पीड़ा है, जो व्यथा है, उसको बताएं। आदरणीय मंच को सादर प्रणाम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस मंच में अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया गया। बेसिकली हम बहुत ही प्रताड़ित जगह से हैं। गंडई करके स्थान है, गंडई में हम पत्रकारिता करते हैं, जहाँ पे पत्रकारिता कर पाना बहुत ही मुश्किल जगह है।
मैं और मेरे 3 साथी भाई रवि रजक अभी यहाँ मौजूद हैं, नंदकिशोर साहू, हम लोग किसी समाचार का कवरेज के लिए जंगल क्षेत्र में जा रहे थे। जंगल क्षेत्र में जो सरपंच हुआ करते हैं उनका काफ़ी गुंडा राज चलता है और रेत माफिया के बारे में भी जैसे बताया गया वैसे ही वहाँ पे खनन माफिया बहुत हैं और उन खनन माफियाओं के विषय में हम लोगों ने काफ़ी समाचार कवरेज किया था और वो हमारी ताक में थे। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि डबरी निर्माण जो कराया जा रहा था वहाँ से क्योंकि आयरन ओवर का एरिया है और वहाँ से आयरन ओवर निकाल करके उसको रायपुर सिलतरा में ला करके बेचा जा रहा था। तो हम लोगों ने रुक करके उसका कवरेज लेना चाहा और पूरे सरपंचों का ग्रुप आया और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उसमें काफ़ी गंभीर हालात में हमने भाई रवि रजक को हॉस्पिटल में एडमिट किया और एम्बुलेंस के माध्यम से वहाँ से हमको निकाला गया। और 0 में FIR होने के कारण हमारी जब बयान हुई तो शाम होते होते रेत माफियाओं को, खनन माफियाओं को और राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तत्काल दूसरे थाने में हमारे नाम से FIR किया गया, जबकि जिस क्षेत्र में खनन हुआ था उस क्षेत्र में हमने पहले से ही FIR करा ही दिया था। लेकिन हमारी बात को दबा दी गई और उन माफियाओं की बातों को, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण में थे और उनको जो है उनकी बातों को रख करके हमारे ऊपर गंभीर धाराएं लगाई गई और आज भी उन धाराओं में हमारे ऊपर केसेस चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आगामी 10 तारीख का हमारी फिर से सुनवाई है और हमने ये लड़ाई लड़ना पीछे नहीं छोड़ा है, हम लड़ रहे हैं। निवेदन है कि ऐसी लड़ाइयों में से बचने के लिए मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमको अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे लोगों के विषय में भी एनालिसिस करने की आवश्यकता है जो पढ़े लिखे नहीं है और पत्रकारिता कर रहे हैं, जिनके कारण से जो पढ़े लिखे पत्रकार हैं या जो कलम लिख सकते हैं उनको खामियाजा उठाना पड़ता है, क्योंकि उनके द्वारा पत्रकारिता की या तो आईडी ली जाती है या फिर माइक ले लिया जाता है, उगाही की जाती है और जो वास्तविक पत्रकार हैं उसको उनका प्रताड़ना सहना पड़ता है, उनके खिलाफ में FIR हो जाता है। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हेलो, अभी जो साथी मंच पे आए थे ये चूँकि अभी तुरंत पहुँचे, इनको पता नहीं था कि कार्यक्रम क्या चल रहा है। ये हमको एक नए संगठन की तरफ से समर्थन पत्र मिला है, इसके लिए ताली होनी चाहिए। आप सबका स्वागत है मंच में। और मैं विनोद नेताम गुरु से आए विनोद नेताम जी हमारे साथी, उनको आमंत्रित करता हूँ। उनके साथ बहुत गंभीर रूप से मारपीट हुआ था तो वो बताएं अपनी व्यथा, मगर निवेदन है कि 2 मिनट के अंदर आप समाप्त करिए। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं इस श्रद्धेय मंच को सादर नमन करना चाहूँगा और इसके बाद में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जम्मू और कोना कोना में रहने वाले अपने इस मातृभूमि के लिए दिन रात काम करने वाले सभी कलमकार साथियों का धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि राजधानी रायपुर में अपने मांगों और अपने साथी जो पत्रकार और कलम के ऊपर में जो प्रहार किया जा रहे अपनी तमाम संवेदनाओं और वेदनाओं को लेकर यहाँ पे आज सभी जन एकत्र हुए। साथियों, मैं बालोद जिला के गुरूर विकास खंड क्षेत्र का रहने वाला हूँ। विगत 17-18 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। पिछले 30 अगस्त को स्थानीय विधायक के पति पूर्व राम विधायक भैया राम सिन्हा, जिनका नाम है, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, इनके द्वारा मुझ पर जानलेवा हमला किया गया। हमला के दौरान मैं गंभीर रूप से घायल हुआ। राजधानी रायपुर के हॉस्पिटलों में भर्ती रहा, गमतरी के हॉस्पिटलों में भर्ती रहा। आज भी मेरा इलाज चल रहा है और इस बीच में लगातार मुझे प्रताड़ित करने का दौर आज भी जारी है। इस बीच में अपनी बात लेकर मैं जिस हालत में यहाँ आप सभी लोगों के मंच में के बीच में उपस्थित हुआ हूँ, यह भी आज एक चुनौतीपूर्ण दौर है। जिस स्थिति में मुझे यहाँ पहुँचने के लिए रोका जा रहा, अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाने के लिए रोका गया है, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और उनकी जो सोच है, विचारधारा है, वो उनका जवाब आप सभी साथी ही दे सकते हैं। चूँकि मैं ज़्यादा समय नहीं है इसलिए अपनी बात नहीं कहना चाहूँगा, बस अपनी वेदना आप सभी लोगों के बीच में मैं रखने के लिए ही इस बीच में आया हूँ। धन्यवाद नेताम जी। आपके साथ हुआ प्रकरण
पूरा प्रदेश जान रहा है, तो और ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं हनु नायक जी को बुलाता हूँ। अब उनके साथी के साथ दोनों एक साथ प्रताड़ित हुए हैं, तो हनु नायक जी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। भारत माता की, पीछे से आवाज आना चाहिए, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब। आप सभी उपस्थित प्रदेश के और भिन्न राज्यों से आए सभी पत्रकारों का स्वागत, अभिनंदन और आप सभी का धन्यवाद कि आज आप लोग दिन रात एक करके यहाँ पर मौजूद हुए अपनी अपनी बातों को लेकर। जैसा कि 2 शब्दों में ही खत्म हो जाता है कि पत्रकार को भी आंदोलन करना पड़ रहा है, ये बहुत दुख की बात है। अगर पत्रकार मरा हुआ अगर साबित होता है तो जनता भी कहीं ना कहीं उस ओर चले जाता है। पत्रकार का कलम हमेशा जिंदा रहता है और जिंदा है और जिंदा रहेगा। वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी ये जानना पड़ेगा कि इस देश में हमारी जो कलम है वो कभी ना झुकी या ना झुकेगी, क्योंकि ये देश जो है संतों का है और ये देश जो है महान क्रांतिकारियों का है और पत्रकार भी क्रांतिकारी है। जैसा कि हर बार मेरा सबसे पहले प्रशासन को हमेशा मैं आरटीआई के माध्यम से और लिखकर हमेशा मैं अवगत कराता हूं। गाय तस्करी हो रहा है, लगातार महाराष्ट्र गाय जाती है और गाय वहां कट जाती है, उसको लाइसेंस किसने देता है ये समझ में नहीं आता है। उसके चक्कर में हमारे कई सारे पत्रकार भाई लोग, कल मुझे एक साहू जी, गौरी शंकर साहू जी बताते, भैया हम लोग गौ तस्कर लोग का पीछा किया और हमारे पर अपराध कायम हो गया। मैंने उस लड़ाई को लड़ा, लेकिन जैसे बस्तर में नक्सलियों का साथ कोई पुलिस वाला देता है, वैसे ही इन दुश्मनों का साथ भी हमारा, वो पत्रकार नहीं कहलाएगा लेकिन वो जो भी है वो साथ देता है। जिसके कारण आज जो नागपुर जो क्षेत्र है महाराष्ट्र में 4 पत्रकारों के ऊपर अपराध कायम होता है कि गौ तस्करी में संलिप्तता, जबकि वो गौ तस्करों को रोकने के लिए जाता है। गौ को माता का दर्जा दिया गया है और गौ का हत्या हो रहा है लगातार। ठीक है, समय का विलंब है बता रहे हैं, लेकिन मैं सभी से 2 शब्द में कहना चाहूंगा, सतर्क रहिए, सक्रिय रहिए, क्योंकि आज एकक के ऊपर जिस तरह धारा बन रही है अवैध वसूली का, वो फर्जी जो धारा बन रही है, मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि वो धारा को बैन किया जाए, तत्काल बंद कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अब मैं कृष्णा गंजीर जी को आमंत्रित करता हूं कि 1 मिनट में बात रखें। हमारे पास समय बहुत कम है और ये गंभीरता इसलिए आप सबके लिए जरूरी है क्योंकि हम लोग टाइम से 1 घंटा पीछे चल रहे हैं। भारत माता की जय। पत्रकार एकता जिंदाबाद। दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से हम यहाँ पहुंचे हुए हैं अपने मांगों को लेकर, कुछ बातों को रखने के लिए। आखिर सोचने की बात यह है कि आज हमको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि समय अभाव में बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं कि मेरा ये पत्रकारिता जीवन का 31वां साल है। 1993 से मैं कलम चला रहा हूं और इस दरमियान बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव मुझे देखने को मिला। मैं समझता हूं कि सत्ता और सरकार किसी की रहे, प्रेस जो है स्थायी विपक्ष है और स्थायी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और मैं उस रास्ते पर चलने का प्रयास किया हूं और फलस्वरूप मुझे 3 बार झूठे आरोप में जेल में डाला गया प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। 5 महीने तक मुझे यातनाएं दिया गया, जैसा कि नक्सलियों आतंकवादियों को सेल में जो डाल के रखते हैं वैसा मुझे डाला गया था। मेरे पीठ पर 32 बेत मारा गया था, क्योंकि वहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था और मैं सिस्टम में परिवर्तन करना चाह रहा था कि चूंकि वहां पर जो कैदियों हैं उन लोगों के जानवर जो नहीं खाते ऐसे वहां पर खाना दिया जाता था, जिसका मैंने बहिष्कार किया कि मैं नहीं खाऊंगा करके। वहां जबरदस्ती मारपीट कर खिलाया जाता था और मैं बताऊं कि 32 बेत मुझे मारा गया था। 3 महीने तक पूरा लहू था मेरा पीठ और इधर मैं 5 महीना जेल में रहा हूं। और एक बहुत बड़ी बात बोलना चाह रहा हूं कि वैसे तो दुश्मनों में वो औकात नहीं है कि ये हसर पत्रकारों का करे, लेकिन कहीं ना कहीं कथित रूप से जो पत्रकार कहते हैं उन लोगों के संलिप्तता की वजह से ये होता है।
बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकार का चोला तो ओढ़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ उनका काम है कि पत्रकारिता के आड़ में अपनी चूल्हा चौका जलाना और चलाना, और ऐसे लोग उनके तलवे चाटते हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि जो सही रास्ते में चल रहा है उस पत्रकार को ये सब भोगना पड़ता है। और ये खामियाजा हमारे विनोद नेताम जी है, बारोद के पत्रकार अमित मंडावी जी है, और मैं कृष्णा गंजीत, हम लोग भोगे हैं। और हम तो, मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जो भी जब भी संगठन आह्वान करेगा, कदम से कदम मिलाने के लिए हमारा संगठन, हमारे साथी लोग तैयार रहेंगे। और हम चाहते हैं कि पत्रकारों को उनका हक मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए। अभी एक बहुत बड़े घटना हुआ था, चांदोला नदी में रेत चोरी हो रहा था, हमने समाचार छापा था, प्रशासन के ऊपर सवाल किए, तो आखिर में मजबूर होकर कार्रवाई करना पड़ा। चैन माउंटेन हाईवा वहां पर जब्ती हुआ, जिससे जिस गांव से चोरी हो रहा था उस गांव को 10 लाख 20 लाख रुपया ये तस्कर लोग देते थे। तो गांव वाले के पूरा जुमला के जुमला हम लोगों के विरोध में आ गए कि ये पत्रकार लोग छापते हैं, हमारे गांव में जो इनकम हो रहा है ये नुकसान हो रहा है करके। तो फलस्वरूप क्या हुआ कि कल मैं समाचार अमृत संदेश अखबार में छापा हूं समाचार को, और उस गांव के जो हमको इनपुट देता था उनको उस गांव से बहिष्कृत कर दिए। और ये मामला लगातार 2019 से चल रहा है, जो अभी तक अनवरत प्रताड़ित वो लोग हो रहे हैं। मैं हमेशा आवाज उठाता रहा हूं, और कल का समय दिए हैं बालोद कलेक्टर और एसडीएम कि उस मामले में समझने के लिए जाएंगे करके। तो पत्रकार को सहयोग करने वाले लोगों के ऊपर पुलिसिया जुल्म तत्काल हो जाता है, लेकिन जब न्याय की बात होता है तो बरसों लग जाता है। मैंने आज 5 साल बाद प्रशासन का कान खुला, आग दिखा, तब वो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं कि उनको न्याय भी मिलेगा कि गोलमोल रिपोर्ट बना करके ठंडे बस्ते में डाल देंगे। मैं जो भी पत्रकार इस मामले में मुझे साथ देना चाहते हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि कल बालोद जिला ग्राम गोड़पाल में जितने से ज्यादा पत्रकार हो वहां पहुंचने की कष्ट करें, क्योंकि बहुत सारे तस्करों लोगों ने मुझे जान से मारने का अल्टीमेटम दिया है कि पत्रकार यदि गोड़पाल आएगा तो उसको मार देंगे करके। लेकिन फिर भी मैं वहां जाऊंगा, कवरेज करने के लिए वहां जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि सत्ता सरकार जो है कैसा दमनात्मक कार्रवाई करते हैं और लूट खसोट में भिड़े हुए हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा चूंकि समय अभाव है, और भैया जी मेरे को इशारा कर रहे हैं, और यही बोलकर अपना वाणी में विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जिसके साथ बीता है दर्द उसी को महसूस होता है, मगर ऐसे मंचों में ही अपने दर्द को बांटने का मौका मिलता है, इसलिए थोड़ा कार्यक्रम विलम्ब हुआ। हमारे साथ बस 2 साथी और बचे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं। पहले राहुल ओझा जी को आमंत्रित करता हूं, कोई अपने व्यथा जो है जितने कम शब्दों में रखें, और उसके बाद हमारे जायसवाल जी, मनोज जायसवाल जी कांकेर जिले से आए हुए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। मैं राहुल ओझा राजनांदगांव से। देखिए, पत्रकारिता एक बहुत अच्छा पेशा है और बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बातों को रखने का, समाज की सेवा करने का। मैं भी इसी तरह से कुछ सोच के भी इस लाइन में आया था, मगर कुछ समय पूर्व एक घटना घटित हुई। डोंगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अधिकारी है डॉक्टर बीपी 1 का, जो बीएमओ पद पर पिछले 10 साल से तैनात हैं, और उनके द्वारा काफ़ी अनियमितता बरती जा रही थी। उनके स्टाफ के कर्मचारी ही उनके खिलाफ में बहुत सी बातें, प्रताड़ना के आरोप लगाते थे। इसी संदर्भ में मैं एक दिन उनके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चला गया, जिससे नाराज होकर उन्होंने मेरे खिलाफ में उलुल जुलुल धाराएं लगवाकर मुझे समाज में भ्रामक जानकारियां फैलाई और मुझे प्रताड़ित किया गया समाज में उनके वीडियो के माध्यम से। मगर कोई बात नहीं, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। आगे भी हम समाज की इस बातों को उठाते रहेंगे और स्वास्थ्य सुविधाएं और गरीब पीड़ित मजदूरों की बातों को उठाते रहेंगे। हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम पत्रकार लोग हैं। एक डरा हुआ पत्रकार समाज में मरे हुए नागरिकों को जन्म देता है। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल भाई। अभी इस जो हमारे साथी जायसवाल जी हैं,
इसके बाद महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारा शुरू होना है। तो सारे जो साथी बाहर में घूम रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आ जाएं। ये पूरा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा अब जो आगे होगा कि किस तरह से 30 से ज़्यादा, शायद अब 35 से ज़्यादा हो चुका है संख्या, 35 से ज़्यादा संगठनों ने एकजुटता दिखाई है। उस एकजुटता को आप मंच में अभी देखने वाले हैं। तो इतना बड़ा अवसर जिसको पूरा देश देख के गौरवान्वित होगा, उस गौरव के क्षण को आप ना छोड़ें और यहाँ आके मंच में जरूर बैठें। मैं मनोज जायसवाल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात रखें। और नीलेश शर्मा जी, जिनका लिस्ट में पहले से ही नाम था, वो हमारे बीच आ चुके हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे और ये इस सत्र का समापन होगा। धन्यवाद जी। मैं मनोज जायसवाल कांकेर अखिल भारतीय पत्रकार संघ का जिलाध्यक्ष हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकार खास करके हमारे बस्तर संभाग के लिए काफ़ी संवेदनशील जगहों के लिए विकट रहा है और कई पत्रकारों को फर्जी मुकदमों में हमेशा फंसाया गया है। और इसके साथ ही मैं एक बात प्रमुखता से कहना चाहूँगा कि जो मीडिया संस्थानें हैं, मीडिया संस्थानें भी हमारे जो पत्रकारों को दमन करने के लिए कम नहीं है। राजस्थान पत्रिका जैसे अखबार, राष्ट्रीय समाचार पत्र जो है, कई एजेंटों के, पत्रकारों के यहाँ उनके एजेंसी में बगैर किसी सहमति के प्रतियां बढ़ाई गई और उसके बाद आपका एक्स्ट्रा कॉपी का पैसा नहीं लगेगा ऐसे करके बोला जाता रहा और आखिरी में वो लाखों रुपये का उसको पत्रकारों को कर्ज में डाला गया है। इस प्रकार से पत्रकार के साथ अन्याय करने के लिए मीडिया संस्थानें भी कम जिम्मेदार नहीं हैं और इन मीडिया संस्थान यदि किसी एजेंट पत्रकार के साथ गलत करता है तो उसको भी हमारे संगठन की ओर से इतला देना चाहिए, उसको पत्र जारी किया जाना चाहिए ताकि किसी भी पत्रकार के साथ में अन्याय ना हो। क्योंकि कांकेर जिला एक ऐसा जिला है जहां आप आज यहाँ जाके पता कर लीजिए कि राजस्थान पत्रिका किस प्रकार से हमारे पत्रकारों का अधिकारों का दमन की है, ज़बरदस्ती पेपर बढ़ा के, प्रतियां बढ़ा के और उसके लाखों के कर्जे में डुबाया गया है। कई ऐसे पत्रकार हैं जो अपने पत्नी के जेवर को बेच के उसका पेमेंट किए हैं, ऐसा किस्सा है। धन्यवाद। अब मैं मंच संचालन के लिए हमारे जो प्रमुख संचालन करता हैं आदरणीय श्रीवास्तव जी को फिर से वापस मंच सकता हूँ। क्षमा चाहता हूँ। नीलेश जी और नामदेव जी दोनों मंच पे आ चुके हैं, तो मैं सबसे पहले नीलेश भाई को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच में आके अपना 2 मिनट अपनी व्यथा कहें। नीलेश जी को लेट नीलेश भाई मंच में हैं। आगे बढ़ो। सुनील नामदेव जी से मैं निवेदन करता हूं कि उन्होंने हमसे पहले भी कहा था, हम लोगों ने उनकी बात भी मानी कि उनके पास समय का अभाव है, वो आखिरी में अपनी बात कह पाएंगे। तो सुनील नामदेव जी मंच में आए। सबसे ज़्यादा प्रताड़ना के शिकार पिछली सरकार में वही हुए हैं। सुनील नामदेव जी और नीलेश जी। आगे बढ़ो। लगा हुआ है क्या हीरो होंडा है कि स्कूटी? लाल कलर अब इस सत्र को यहीं समाप्त नहीं कर रहे हैं। वो जो साथी जैसे ही पहुंचेंगे मंच में तो सत्र के बीच में ही भी अपनी व्यथा सुना सकते हैं, मगर इसके बाद आगे के संचालन के लिए मैं मंच आदरणीय श्रीवास्तव जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। इसके बाद मैं लगातार नाम पढ़ रहा हूँ और विभिन्न पत्रकार संगठन हैं, उनके अध्यक्षों को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया ध्यान देंगे और सीधे मंच तक आने का कष्ट करेंगे। पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ से सुनील यादव जी, छत्तीसगढ़ सक्रिय पत्रकार संघ से अध्यक्ष राज गोस्वामी जी,
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति अध्यक्ष गोविंद शर्मा जी, प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट अजीत कुमार शर्मा जी, प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज पांडे जी, पत्रकार कल्याण परिषद अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी जी, दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ अध्यक्ष बप्पी राय जी, ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन अध्यक्ष मलय बनर्जी जी, आदर्श पत्रकार संघ अध्यक्ष अमिताभ पाल जी, सद्भावना पत्रकार संघ अध्यक्ष देवदत्त तिवारी जी, छत्तीसगढ़ प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष यशवंत जी, छत्तीसगढ़ प्रेस क्लब अध्यक्ष संदीप तिवारी जी, छत्तीसगढ़िया पत्रकार महासंघ अध्यक्ष गजेंद्र जी, भारतीय पत्रकार संघ अध्यक्ष शमीम जी, छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष कौशल तिवारी जी। मैं जिनके नाम पढ़ रहा हूं कृपया मंच तक आने का कष्ट करें। द जर्नलिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष ललित यादव जी, मीडिया पत्रकार मंच से अध्यक्ष नितिन लॉरेंस जी, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष श्रवण यदु जी, प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष अरुण साहू जी, अखिल भारतीय पत्रकार एवं संपादक एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष मिश्रा जी, पत्रकार प्रेस क्लब महासंघ अध्यक्ष विजय देशलहरे जी, प्रदेश पत्रकार यूनियन अध्यक्ष प्रदीप सान्याल जी, छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन अध्यक्ष अखिलेश रात्रे जी, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा अध्यक्ष भरत सोनी जी, पत्रकार जन कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज वर्मा जी, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ अध्यक्ष मनोज महोदय जी, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष महोदय जी। इतने नाम मुझे प्राप्त हुए थे। सभी अमित गौतम जी आपसे आग्रह मंच पे आए। इसके अतिरिक्त पत्रकार महासंघ के हाँ, केवल प्रदेश कितने लोग आए? जानते नहीं क्या इस इलाका बदलता है, वहाँ पर समझ नहीं आ रहा आपको? ठीक है, इसी प्रदेश अध्यक्ष हेलो सभा के संगठनों में स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन छत्तीसगढ़ श्री पीसी रथ जी, छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन अमित गौतम जी, पत्रकार कल्याण महासंघ प्रदेश अध्यक्ष श्री सेवक दास दीवान जी, छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन श्री व्यास पाठक जी, पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सक्रिय पत्रकार संघ राज गोस्वामी जी, अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति गोविंद शर्मा जी, प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट अजीत कुमार शर्मा जी, प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन मनोज पांडे जी, पत्रकार कल्याण परिषद वेदांती त्रिपाठी जी, दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ बप्पी राय जी, ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर फेडरेशन मलय बनर्जी, बस्तर जिला पत्रकार संघ जगदलपुर से धर्मेंद्र महापात्रा जी, आदर्श पत्रकार संघ से अमिताभ पाल जी, सद्भावना पत्रकार संघ से देवदत्त तिवारी जी, छत्तीसगढ़ वेलफेयर एसोसिएशन से यशवंत जी, छत्तीसगढ़ प्रेस क्लब से संदीप तिवारी जी,
भारतीय पत्रकार छत्तीसगढ़िया पत्रकार महासंघ से गजेंद्र रथ जी, भारतीय पत्रकार संघ से समीम जी, छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ पंजीयन क्रमांक 617 से कौशल तिवारी जी, द जर्नलिस्ट एसोसिएशन से ललित यादव जी, मीडिया पत्रकार मंच से नितिन लॉरेंस जी, अखिल भारतीय पत्रकार एवं संपादक एसोसिएशन से आशीष मिश्रा जी, पत्रकार प्रेस महासंघ से विजय देशलहरे जी, प्रदेश पत्रकार यूनियन से प्रदीप सनियाल जी, छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन से अखिलेश रात्रे जी, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा से श्री भरत सोनी जी, छत्तीसगढ़ लघु समाचार पत्र संपादक संघ से अवध मिश्रा जी, पत्रकार जल कल्याण समिति से मनोज वर्मा जी, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ से उनके अध्यक्ष श्री महेश जी का मैं मंच पर स्वागत करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, सद्भावना पत्रकार संघ, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मुरारी लाल रैदास जी, उनका भी मंच पर स्वागत है। मैं जितने भी सम्मानीय पत्रकार संघों के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा। कुछ सूची जो है, एक पन्ना जो रह गया था, शायद उसके कारण हम सभी का नाम एक साथ नहीं ले पाते, इसलिए हमें रजिस्टर से देखना पड़ा है। आसिफ इकबाल जी का मैं स्वागत करूँगा, वो मंच पर आएँ। सेवक दल दीवान जी, आपका स्वागत है। कार्यक्रम शुरू होने के बाद जो 5 पत्रकार संगठन अपनी सहमति दिए हैं, कृपया उन 5 संगठन के अध्यक्षों से चाहूंगा कि वो स्टेज में आ जाएं। मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो स्टेज में आ जाएं। हेलो, कुछ साथी जिनका नाम लिया गया है, सेवक दास दीवान जी वगैरह अभी ऊपर नहीं पहुंचे हैं, आ गए क्या? हाँ, तो सभी साथी जितने अभी 5-10 संगठन और शामिल हुए हैं, अपना बप्पी राय भी नहीं दिख रहे हैं, दक्षिण बस्तर आ गए। हाँ, धर्मेंद्र महापात्र बस्तर के सचिव, हाँ, और जो अपने यहाँ के साथी थे आसिफ इकबाल जी, कमल शुक्ला जी, आसिफ इकबाल जी वरिष्ठ साथी हमारे, वो भी नहीं आए। अमिताभ पाल जी आ गए हैं ना? ठीक ठीक ठीक। देखिए, जो साथी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, वो कृपया मंच पर आ जाएं। संगठन के बहुत सारे नाम, और हो सकता है किसी का नाम पढ़ा गया हो तो कोई ना सुन पाया हो, लेकिन ये है कि हम लोग सारे पत्रकार संगठनों का एकजुट यहाँ पर चाहते हैं। जिन पत्रकार संगठनों के, एक मिनट, आ गए हैं? ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है। तो फिर पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, सब लोग आपस में एकजुटता के लिए अपना अपना हाथ जो है एक दूसरे को देंगे। मैं विशेष जो है, हम इस आयोजन में आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं शिव शंकर सोनपिपरी जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। शिव शंकर सोनपिपरी जी को मैं विशेष बुलाना चाहूँगा, साथ में ईश्वर दुबे जी को लेकर आए हैं वो। ये कल्पना जो हम साकार कर पाए हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है शिव भाई का है, जिन्होंने शुरू से आज तक हमें भरपूर सहयोग किया है। मैं सभी प्रदेश अध्यक्षों से निवेदन करूंगा और मंच पर उपस्थित साथियों से कि एक साथ हाथ को पकड़ के जो है ऊपर करें, और ये आज आगाज है जो इसको हम शुरू करेंगे अपने पत्रकारिता के लिए।
पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एकता हमेशा बनी रहे, मेरा यही एक उम्मीद है इस महासभा के मंच से कि हम पत्रकार एकता की ये जो मिसाल है इसे हमेशा के लिए जीवंत रखेंगे और हर एक पत्रकार के हर हक और अधिकार के लिए, पत्रकारिता के लिए हम आज इस मंच से संकल्प लेते हैं कि अब पत्रकारिता पर कोई भी घात प्रतिघात नहीं होने देंगे। आज ये मंच गवाह होगा कि छत्तीसगढ़ समेत भारत राष्ट्र में यदि किसी पत्रकार पर कोई बात हो, उसे द्वेषपूर्ण किसी भी तरीके से फंसाने की साजिश हो, तो हम सब मिलकर एक साथ उसका विरोध करेंगे और पुरजोर अपनी पूर्ण शक्ति से ये साबित करेंगे कि लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है उसके बिना ये बाकी 3 स्तंभ को अपने आप पर आत्मावलोकन की जरूरत पड़ती है। ये मीडिया जो काम करती है उस पर हमें किसी तरीके से जो है बंदिश की जरूरत नहीं है। सरकार हमारा सहयोग करे, हमारा काम सहयोग करना है। यदि वो गलत करती है तो गलत को गलत कहना है। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या भी लाइव चल रहा है, कितने बार बोल रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा। जाओ आगे चले माइक से ज्यादा आवाज तो हम लोग को कार्यक्रम हेलो हेलो कार्यक्रम हेलो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री शरद श्रीवास्तव जी को माइक देना चाहूंगा। शरद भैया आइए, अपनी जिम्मेदारी संभालिए। हेलो हेलो, हाँ कहाँ है सुनील? आ रहे हैं, टाइम लगा रहा है। हाँ, कुंटा के साथी मकबूल है क्या? शेख मकबूल, शेख मकबूल यहाँ पर है क्या? हाँ आइए मकबूल भाई। सुनील नामदेव जी हमारे बीच पहुँच चुके हैं। बहुत देर से उनका नाम पुकारा जा रहा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, और वो इतनी गर्मी में उनको ज़्यादा तकलीफ हो जाती। ठंडा कूलर वूलर है भाई। आइए सुनील जी, हम लोग सारे जितने प्रदेश भर के पीड़ित पत्रकार हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी मंच के सामने, और सारे पत्रकार संगठनों ने मिल करके यहाँ पर एकजुटता दिखाई है। तो आपको भी उस दौर में काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी, तो आप अपनी व्यथा 2-3 मिनट में रख सकते हैं, और उसके बाद फिर राज्यपाल निवास हम लोग को निकल। मैं सुनील भी अभी मन संभाल रहे हैं, वो अपनी बात कहेंगे। मैं फोटो खिंचाने वाले से अनुरोध करूंगा कि अभी समय समापन नहीं हुआ है, आप लोग प्लीज जो है कार्यक्रम की गरिमा का ध्यान रखें। मेरा आप लोग से करबद्ध अनुरोध है, आप रिपोर्टिंग कीजिएगा, पर पहले जो है हमारे इस महासभा का उद्देश्य पूरा होने दीजिए। आप लोग फोटो खिंचाइएगा, हमारे कार्यक्रम को पूर्ण होने दीजिए। मैं क्षमा से सुनील भैया को माइक सौंपूंगा। दोस्तों नमस्कार। कहीं ना कहीं मेरी आप लोगों से मुलाकात होती रही है, और हेलो, हाँ दोस्तों नमस्कार। हम लोगों की आपसे मुलाकात होती रही है। मैं आप लोगों के लिए नया नहीं हूँ, और ना ही आप मेरे लिए नए हैं। ये जरूर है कि हम यहाँ पर पहली बार कई लोगों से मैं मिल रहा हूँ। आदरणीय गिरीश पंकज जी बैठे हैं, हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, साहित्य में भी उनका बड़ा नाम है, और ऐसे सम्मानीय व्यक्ति के सामने आप लोग अपनी बातें रख रहे हैं, तो मैं जरूर समझता हूँ कि उसे मुकम्मल स्थान कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि बताया गया अभी कि हम पीड़ित हैं। मैं पीड़ित नहीं हूँ साहब, बिल्कुल पीड़ित नहीं हूँ।
क्योंकि जिस दिन मैंने पत्रकारिता का दामन थामा था उस दिन मैंने निश्चय कर लिया था कि जो भी चीजें इसके सामने है कि उसका सामना करना है। तो जब हम पत्रकार बनते हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, तो ये उसमें अंतर्निहित होता है कि हम हर परिस्थिति का, संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन चुनौती भरा हुआ है। ये बाबूगिरी नहीं है या सरकारी नौकरी नहीं है। आप लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, मैंने राष्ट्रीय स्तर पर काफी लंबे समय तक वक्त गुजारा है अपना, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आंचलिक और स्थानीय पत्रकारिता से वाकिफ नहीं हूं। मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़े जोखिम भरे इलाके में आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। ये बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने कि आप अपनी लेखनी को कितना संभाल के अंजाम देते हैं। जरा सी चूक आपको जेल पहुंचाएगी और लोग तैयार बैठे हैं आपको जेल भेजने के लिए। पता नहीं, क्योंकि हम लोग जो आज बो रहे हैं, ये आज जो भी आयोजन आप लोगों ने किया है, ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ऐसे आयोजन पहले कभी होते रहते तो आज ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमने उनकी अवहेलना की है या फिर उनकी दूरदृष्टि इस ओर नहीं गई होगी, तभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई है कि बस्तर कोंटा में भी पत्रकारिता करना मुश्किल है। अगर वहां मुश्किल है तो रायपुर शहर में पत्रकारिता करना मुश्किल है। आप पाठकों के लिए लिखते हैं, जनता के लिए लिखते हैं, लेकिन जनता का भी समर्थन आप लोगों को नहीं मिल पाता। कितने ऐसे पत्रकार हैं अगर जिन्होंने जनहित में लेखनी लिखी है, कोई खबर लिखी है और उसके रिफरकेशंस हो रहे हैं, उसके कुछ विपरीत परिणाम सामने आ रहे हैं, तो आपके साथ जनता नहीं खड़ी होती जिसके लिए आप पत्रकारिता कर रहे हैं। जैसा आप दावा करते हैं कि हम जनहित की पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या खाक भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं आप? सरकार एक और जेल भेज रही है आपको किसी भी मामले में। क्यों मुखालफत नहीं कर सकते आप? क्यों पीड़ित कहते हैं अपने आप को? अगर आप पीड़ित हैं तो पत्रकार नहीं है। ये न्यूज सेंडर्स कह सकते हैं, समाचार सहायक कह सकते हैं, क्योंकि वो पत्रकार नहीं है। पत्रकार, a journalist who means so much, and if you yourself don't stand up for your rights, no one else will do it for you. कोई नहीं कर पाएगा आपके लिए। और ये समझ लीजिए कि अगर आज आप नहीं संभले तो भविष्य में इस प्रदेश में पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। गिने चुने पत्रकार हैं, वो भी कभी भी बंद कर दिए जाते हैं। नई सरकार जो आई है, हमारा उनसे निवेदन है कि कम से कम जो हो चुका वहीं विराम लगाएं, पत्रकारों की रक्षा करें, क्योंकि पत्रकार, राजनीति और लोकतंत्र ये तीनों एक दूसरे के पहलू हैं। अगर स्वस्थ पत्रकारिता नहीं होगी तो ये जो नौकरशाही में टाई पहन के जो डकैत घूम रहे हैं, चाहे वो खाकी वर्दी में हो या कोट पहन के घूम रहे हो, ये आईएएस अखिल भारतीय सेवाओं की समीक्षा होनी चाहिए। सारे डकैत छत्तीसगढ़ कैडर में समाहित कर दिए गए हैं। इनके ऊपर क्या कायदे कानून लागू नहीं होते? पत्रकारों पे ही लागू होते हैं सिर्फ? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सत्ता के कर्णधारों से पूछना चाहते हैं, क्यों इनके ऊपर भारतीय शासन के कानून लागू नहीं होते? क्या पत्रकारों को ब्लैकमेलर कहा जाता है? उसके पीछे क्या कारण है? जनरल परसेप्शन बना लिया गया है, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई खबर लिखता है पत्रकार तो वो दूसरे दिन से सरकार की निगाह में, नौकरशाहों की निगाह में ब्लैकमेलर हो जाता है। इस ओर हमारे सारे वरिष्ठ पत्रकारों को ध्यान देना चाहिए कि हमारी छवि ऐसी ना बने। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं वो ये कि छत्तीसगढ़ में क्लब्स बने हैं, प्रेस क्लब के नाम से, प्रदेश के कई जिलों में बने हुए हैं। क्या ये क्लब सत्ता की दलाली के लिए बने हैं या पत्रकारों की रक्षा के लिए बने हैं या सिर्फ मनोरंजन के लिए बने हैं? इसका आप आकलन करें। ये सम्मेलन सिर्फ खाना पूर्ति ना बन जाए। आज सबसे गौरवान्वित करने वाली बात है कि आदरणीय गिरीश पंकज जी आपके इस कार्यक्रम के गवाह बने हुए हैं। हर दौर में उस शख्स ने पत्रकारिता की है, अच्छे साहित्यकार हैं।
ऐसे गरिमामय व्यक्ति के सामने कोई निर्णायक पहल कीजिए, वरना आज आप स्वतंत्र घूम रहे हैं, कल कोई भी ऐसा मठाधीश आएगा सत्ता का, वो किसी भी आरोप में आपको बंद कर देगा। ये राज्य वैसे ही नक्सल प्रभावित है। दूसरा, ये शहरी नक्सली जो नेटवर्क बना हुआ आईएएस और आईपीएस अफसरों का, आईएफएस अफसरों का, इसको भी तोड़ना है आपको। दागी आईएएस, आईएफएस और आईएफएस अफसर इस सरकार में, इस राज्य में नौकरी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्या इनके ऊपर कायदे कानून क्यों नहीं लागू होते? क्यों सीबीआई इनको समय पर गिरफ्तार नहीं करती? क्यों ईडी इनके आगे नतमस्तक हो जाती है? क्यों सरकार जो ईओडब्ल्यू बना के रखती है, ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई नहीं करती, बल्कि पत्रकारों को ब्लैकमेलिंग के आरोप में सीधा जेल भेज दिया जाता है, उनको नोटिस तक नहीं दिया जाता? क्या खबर लिखना इस राज्य में जुर्म है? एक तरफा कार्रवाई की जाती है। और आप सभी पत्रकार ये भी ध्यान रखें, जब भी शासन की पक्ष किसी भी खिलाफ में, किसी भी शख्स के खिलाफ में आप खबर लिखते हैं तो दूसरा पक्ष जरूर रखें, एक तरफा पक्ष बिल्कुल ना रखें। और यही गलती आज ले डूब रही है आप लोगों को। पुलिस जिस किसी को भी आरोपी बनाती है, जो प्रेस नोट देती है, आप सीधा छाप देते हैं, पुष्टि तक नहीं करते। उस गरीब, उस पीड़ित, भले ही आरोपी हो, वो सरकार की नजर में आरोपी है, लेकिन आपकी पत्रकार की नजर में एक तथ्य है, एक साक्ष्य है वो। आप उससे भी पूछिए क्या आपने अपराध किया है, उसका पक्ष क्यों नहीं सुनते? एक तरफा रिपोर्टिंग करने की आदत बंद कीजिए। और इसका लाभ नौकरशाही उठा रही है। चाहे जिस पत्रकार की बेइज्जत करना हो, उसके खिलाफ लिख दिया जाता है, आप पूरा छापते हैं। क्या किसी पत्रकार ने तहकीकात किया है? किसी मेरे पत्रकार साथी जो चाहे कोंटा का हो, चाहे बस्तर का हो, चाहे ये जायसवाल अंबिकापुर का हो, इसके खिलाफ 50 आरोप लगे, किसी पत्रकार ने जांच की कि आरोप सत्य थे कि अप्रामाणिक आरोप के तहत पुलिस ने आरोप लगाए? क्यों इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करते आप लोग? किसी ने भी कह दिया आप एक पत्रकार की इज्जत उछाल देते हैं। ये नहीं देखते कि वो कितने सालों से किन परिस्थितियों में आपके राज्य में काम कर रहा है, आपके प्रदेश में काम कर रहा है, आपके जिले में काम कर रहा है। एक तरफा रिपोर्टिंग बंद कीजिए और कम से कम कोई पत्रकार किसी भी आरोप में फंसता है, उसकी जांच कीजिए। आप उससे विद्वेष मत रखिए। अपने जो भी सहकर्मी है, वो एक तरह से, भले ही वो दूसरे संस्थान में काम कर रहा हो, उसके प्रति सहानुभूति रखिए। अगर वो किसी भी मामले में फंसा है तो एक तरफा पुलिस के प्रेस नोट मत जारी कीजिए, जांच कीजिए। भाई आप एक किसी अपरिचित आदमी के साथ अन्याय होता है, उसके लिए आप उठ खड़े होते हैं, आपकी कलम, आपकी लेखनी सुर्खियां बनती हैं, अखबार में आप छापते हैं, टीवी में दिखाते हैं। लेकिन आपका कोई पत्रकार साथी किसी भी मामले में परेशानी में पड़ता है तो उसकी पीड़ा भी जानिए, उसका पक्ष भी रखिए। मेरी आपसे बिल्कुल गुजारिश है कि अभी आज नहीं संभले आप तो आगे बहुत खराब समय आएगा। आज 10-20 पत्रकार अंदर हो रहे हैं महीनों में, कल जो भी सरकार के खिलाफ लिखेगा, सरकार चाहती है कि कार्रवाई करे। कोई सरकार नहीं चाहती कि ये भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण दिया जाए। कोई, इस महकमे में बहुत ईमानदार अफसर भी हैं छत्तीसगढ़ में, जो नियम कायदे के अनुसार चलना चाहते हैं, कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन कमजोरी राजनीति और लोकतंत्र के हमारे इस चौथे स्तंभ पर है, जो 9 बजे रात के बाद से लड़खड़ाने लगता है। खबर जब लिखे बिल्कुल व्यसन नहीं करें, और जब एक बार खबर लिख दी तो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, और अप्रमाणित तथ्यों पे बिल्कुल खबर नहीं करें। मानहानि आएगी, आप दब जाओगे, कुत्ते की तरह पूंछ छिलाओगे इन भ्रष्ट अफसरों के आगे। बिल्कुल खबर जारी करने में जल्दबाजी नहीं करें, एक एक प्रमाणिक तथ्य लें। उस भ्रष्टाचार की खबर कर रहे हो तो उसके क्या प्रमाण है? किसी के कहने पे खबर बिल्कुल ना करें जब तक आपके हाथ में दस्तावेज ना हो। यही दस्तावेज आपको बचाएंगे। यहां बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखा और वो अपने घर में थे। उनके खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने ऐसा व्यूह रचना रची, ऐसा षड्यंत्र किया कि वो बेचारे पत्रकार महीनों तक जेल में रहे। यहां भुक्तभोगी पत्रकार बैठे हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है। यह सम्मेलन तब सार्थक होगा जब आज के बाद किसी एक भी पत्रकार के खिलाफ अपराध ना दर्ज हो, वरना ऐसे कई सम्मेलन होते रहते हैं।
मैं अपनी बात यही विराम देता हूं और आप लोगों से सभी से मिलते रहेंगे। इस संघर्ष को आगे जारी रखिए, मैं आपके साथ हूं। हेलो साथियों, इस सार्थक उद्बोधन के बाद हम जितने हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका हस्ताक्षर होना है, एक जो ज्ञापन दिया जाना है राज्यपाल और मुख्यमंत्री को, जनसंपर्क मंत्री को। तो उसके लिए जिन प्रदेश अध्यक्षों के हस्ताक्षर न हुए हों वो मंच से राइट साइड में यहाँ पर आनंद साहू जी हैं, उनके पास आ जाएं और अध्यक्ष कर दें, सिग्नेचर कर दें उस ज्ञापन में। जिन भी साथियों के प्रदेश अध्यक्षों के जो यूनियनें जुड़ी हैं इस आयोजन से, उसमें जितने प्रदेश अध्यक्ष उनकी यूनियनों का नाम लिखा है उस पत्र में, उसमें हस्ताक्षर कर दें। और उसके बाद हम यहाँ से जो 8-10 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल, पहले मुख्यमंत्री निवास जाएगा और उसके बाद राज्यपाल निवास जाएगा। इसके पहले हम लोगों को एक महत्वपूर्ण काम करना है, जो प्रस्ताव का वाचन करना है। तो प्रस्ताव वाचन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अलग अलग साथियों को। साथियों, इस पत्र में जो हम लोग मांगे अपनी रख रहे हैं, जो लगातार बैठकों के बाद हम लोगों ने तय किया है सरकार से जो मांगे की जानी है, जो प्रस्ताव इस सम्मेलन में, महासम्मेलन में पास किया जाना है, उस प्रस्ताव के वाचन के लिए मैं एक एक करके साथियों को बुलाना चाहूँगा यहाँ पर। प्रस्ताव की प्रति हमारे आनंद साहू जी के पास है, यहाँ पर मंच के पास जो हैं उनसे ले लेंगे। प्रस्ताव वाचन के लिए सबसे पहले मैं अजीत कुमार शर्मा जी को यहाँ बुलाना चाहूँगा, प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से। वो प्रस्ताव रखेंगे। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून को सुधार कर लागू किया जाना। पत्रकार संगठनों का सामूहिक मंच, संयुक्त पत्रकार महासभा। प्रस्ताव क्रमांक 2, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून को सुधार कर लागू किया जाना। जनहित के लिए काम करने वाले पत्रकारों को सुरक्षा का अभाव है। पत्रकारों को लगातार असामाजिक ताकतों, भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे राज्य में भी रेत, पत्थर, शराब और रियल एस्टेट माफिया ने पत्रकारों को धमकाया है, कभी किसी की जान ले ली है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने की पत्रकार संघों की अपील को केंद्र और राज्य सरकारें अनसुना कर रही है। 2 अक्टूबर 2024 को रायपुर में आयोजित संयुक्त पत्रकार महासभा ने केंद्र और राज्य सरकारों से पत्रकारों और मीडिया संगठनों की सुरक्षा के लिए व्यापक कानून बनाने की मांग की है, क्योंकि पत्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अथक प्रयास करते हैं। इस संबंध में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए सकारात्मक विशिष्ट प्रस्तावों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। महाराष्ट्र में यह लागू है तथा हरियाणा, बिहार और अन्य राज्य सरकारों ने इन कानूनों को लाने की इच्छा व्यक्त की है। महासम्मेलन केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से पत्रकारों पर हमले के मामलों में पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए स्पष्ट प्रावधानों के साथ व्यापक कानून बनाने की मांग कर रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत कुमार शर्मा जी। इसके साथ ही मैं एक सूचना और देना चाहूँगा कि जिन संगठनों के अध्यक्ष यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनके महासचिव भी यहाँ पर समर्थन में सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावों का सिग्नेचर होने के बाद ही राज्यपाल के पास जा सकते हैं, इसलिए समय कम है। तो जो भी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनके जो महासचिव हैं वो आकर के समर्थन में दस्तखत कर दें। तो ये जो प्रस्ताव अजीत कुमार शर्मा जी द्वारा पढ़ा गया, इसको हम इस सम्मेलन में स्वीकृत करते हैं। सभी साथी हाथ उठा करके स्वीकृति देंगे। मैं इसका समर्थन करता हूं।
इसके बाद अगला प्रस्ताव है पत्रकार कल्याण कोष और अन्य समितियों में पत्रकार को शामिल करने के संबंध में। इसके लिए मैं श्री व्यास पाठक जी को बुलाना चाहूंगा छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन से। प्रस्ताव क्रमांक 3, पत्रकार कल्याण कोष तथा अन्य समितियों में पत्रकारों को शामिल करें। पत्रकारों को पत्रकारिता के दौरान आने वाली समस्याओं को हल करने, पत्रकार कल्याण के लिए और मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन के निगरानी के लिए गठित समितियों का कामकाज ठीक नहीं रहा है। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने भी इन समितियों के गठन में लापरवाही बरती है। रायपुर में आयोजित 2 अक्टूबर 2024 के महासम्मेलन में राज्य सरकार से इन समितियों को पुनर्जीवित करने की मांग की गई। पत्रकारों पर हमला रोकने के लिए राज्य स्तर पर जनसंपर्क मंत्री, श्रम मंत्री को अध्यक्ष और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को अध्यक्ष बनाकर समितियों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। महासभा सरकार से यह भी अपील करती है कि पत्रकार संघों के प्रतिनिधियों को पत्रकारों की सहायता के लिए गठित पत्रकार कल्याण कोष समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाए। महासभा का मशवरा इन मामलों में लिया जाए। मैं इसका समर्थन करता हूं। बाकी साथी हाथ उठाकर समर्थन करेंगे। जी, इस प्रस्ताव को भी स्वीकृत माना जाए। अगले प्रस्ताव पठन के लिए मैं श्री विक्रम हालदार को आमंत्रित करता हूं, पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ से विक्रम हालदार। एक बार फिर मैं ये अपील करना चाहता हूं कि हमारे बीच एक वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं उचित शर्मा जी। उनके स्वागत के लिए मैं उन्हें मंच के पास सामने बुलाना चाहता हूं। उनके स्वागत के लिए मैं सुधीर आजाद तंबोली जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ द्वारा उनका स्वागत करें। हमारे बीच उचित शर्मा हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार और बहुत तीखे तेवर वाली पत्रकारिता करते हैं उचित भाई। उचित शर्मा जी के स्वागत के लिए साथी आदित्य बुके उपलब्ध कराएंगे। एक बार जोरदार तालियां उचित शर्मा जी के लिए। विक्रम हालदार जी मेरे पास मौजूद हैं। अगले प्रस्ताव पठन के लिए विक्रम हालदार हैं, पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ से। नमस्कार, मैं पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष विक्रम हालदार जी ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। पत्रकारों के लिए आवास। पिछले 10 सालों में समाज हित में काम करने वाले पत्रकार देने का वादा पूरा नहीं हुआ है। सरकार के अपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण पत्रकारों का सपना बनकर रह गया है। पिछले 15 वर्ष से प्रदेश के घर आए प्लाट का इंतजार कर रहे हैं संगठन सदस्यों का गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त पत्रकार महासभा के राज्य सरकार के रायपुर शहर के साथ जिले के मंडल केंद्रों में काम करने वाले पत्रकारों के घर आवंटित करने के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है। धन्यवाद जी। मैं इसका समर्थन करता हूं। आप में से भी हाथ उठाकर समर्थन करेंगे जी। इस प्रस्ताव को भी सहमति। अगले प्रस्ताव के पठन के लिए मैं हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार साथी अनीश लाला दानी जी को आमंत्रित करता हूं। आदर्श पत्रकार संघ से अनीश लाला दानी। हेलो,
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाल अडानी। इस संयुक्त पत्रकार महासभा में मैं चंद लाइनें पढ़ने जा रहा हूं। ग्रामीण पत्रकारों को वेतन दिया जाए। महासम्मेलन ने राज्य सरकार के यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि मीडिया हाउस के मालिक फील्ड में रात दिन समाचार एकत्र करने में लगे ग्रामीण पत्रकारों को वेतन का भुगतान करें। जिन नियोक्ताओं द्वारा पत्रकारों को न केवल समाचार एकत्र करने बल्कि विज्ञापन एकत्र करने और प्रसार बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, वे पत्रकारों को वेतन भुगतान में लापरवाही कर रहे हैं। न्यूज़ चैनलों में भी यही स्थिति है। राज्य महासभा ने कहा है कि यह खेदजनक है कि नियोक्ताओं ने ग्रामीण पत्रकारों के लिए मासिक विज्ञापन लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और कहा है कि केवल आवश्यक राशि का भुगतान करने वालों को ही मान्यता कार्ड दिया जाएगा और वे इस पेशे में बने रहेंगे। अब भी महासभा का सुझाव है कि नियोक्ताओं को यह रवैया बंद करना चाहिए। मजीठिया वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार पत्रकारों को वेतन देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 2 अक्टूबर 2024 को रायपुर में आयोजित पत्रकार संगठनों के महासम्मेलन ने राज्य सरकार से इससे संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की है और अपील की है। इस मांग का मैं समर्थन करता हूं। बाकी आप सब हाथ उठा करके समर्थन कीजिए। बहुत लंबे समय से ये चले आ रहा है कि ग्रामीण पत्रकारों को जो वेतन मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलता और स्ट्रिंगर्स वाले अभी के दौर में तो और भी दिक्कत है। सब अपने गाड़ी और पेट्रोल और मोबाइल सारे खर्च पत्रकार को इंटरनेट के करने पड़ते हैं, इसलिए ये चिंता थी सारे पत्रकारों की, उसको हम लोगों ने शामिल किया है इसमें। जी धन्यवाद। अगले प्रस्ताव के पाठन के लिए मैं श्री आदित्य गुप्ता अंबिकापुर से आए साथी को आमंत्रित कर रहा हूँ। पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पे वो अपनी बात। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। मैं आदित्य गुप्ता अंबिकापुर से आपके बीच जो मुझे पढ़ने के लिए दिया गया प्रस्ताव उसको पढ़ना चाहूँगा। प्रस्ताव क्रमांक 6, पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। 2 अक्टूबर 2024 को महासम्मेलन में राज्य सरकार से राज्य के सभी पत्रकारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की अपील की गई। सरकार द्वारा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के साथ साथ पत्रकारों को मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किया जाए। कोरोना काल से पत्रकारों को पिछले 5-6 वर्षों से गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महासभा मांग कर रही है कि सभी पात्र पत्रकारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाए और सभी सरकारी, कॉर्पोरेट और बहुविशिष्ट अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। विभिन्न योजनाओं के तहत अस्पतालों को दिए जाने वाले बिलों का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए और चिकित्सा सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सम्मेलन में राज्य सरकार से मीडिया में लंबे समय तक जनहित और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले पत्रकारों को पेंशन सुविधा प्रदान करने की अपील की गई है। महासभा लंबे समय से सरकारों से अपर्याप्त वेतन के साथ कई दबावों और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद सामाजिक कल्याण के लिए काम करने वाले पत्रकारों का समर्थन करने के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में पेंशन प्रदान करने के लिए कह रहा है। न केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए मांग कर रहा है बल्कि सभी पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर की पेंशन योजना शुरू करने का अनुरोध किया है। महासभा केंद्र और राज्य सरकार से अपील कर रही है कि पत्रकारों द्वारा समाज के प्रति की गई सेवा और बुढ़ापे में उनके सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस पेंशन योजना को शुरू किया जाए। छत्तीसगढ़ में सम्मान निधि पेंशन की राशि 30,000 की जाए। महासभा ने समाज के कल्याण के लिए लगातार काम करने वाले पत्रकारों के बच्चों को मुफ्त और बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाने की अपील की है। धन्यवाद। आदित्य के इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। आप सबसे समर्थन जी, इस प्रस्ताव को स्वीकृत माना जाए। शुक्रिया। अगले प्रस्ताव के लिए जो प्रथम प्रस्ताव था वो बच गया था, हमारे आनंद साहू जी व्यस्त थे उधर हस्ताक्षर करवाने में, तो मैं आनंद साहू जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रस्ताव पढ़ें। आनंद पत्रकार श्री। आज के इस संयुक्त पत्रकार महासभा में जिस प्रस्ताव की सर्वाधिक प्रस्तावना सभी साथियों ने मिलकर बनाई है वो एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा और बहुत दूरदर्शी सोच के साथ
इसको लाया गया है। आदरणीय संचालक महोदय के निर्देशानुसार मैं जो प्रस्ताव है उसको पढ़कर आप सबको सुनाना चाहता हूँ। इसमें है मीडिया आयोग की स्थापना। मीडिया आयोग की स्थापना आज 2 अक्टूबर 2024 को रायपुर में आयोजित संयुक्त पत्रकार महासभा में केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि वह उचित कानून बनाने और मीडिया में बदलाव और स्थितियों का व्यापक अध्ययन करने के बाद उचित सिफारिशें करने के लिए तत्काल एक मीडिया आयोग का गठन करें। पिछले 3 दशकों में मीडिया का जैसा हाल हो गया है, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश के कुछ मीडिया चैनलों पर विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि मीडिया संगठनों को ऐसी प्रवृत्तियों में शामिल होने से रोका जाना चाहिए। इस संदर्भ में देश में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया की स्थिति का अध्ययन करने और उचित कानून और दिशा निर्देश बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में केवल प्रिंट मीडिया तक ही सीमित है, इनको इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल तथा इंटरनेट मीडिया का समावेश करते हुए मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया में बदलने की आवश्यकता भी राष्ट्रीय पत्रकार संगठनों, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बार बार बयानों के माध्यम से इंगित की जा रही है। इस संकल्प को अब तक केंद्र सरकार ने अनसुना कर दिया है, इसलिए यह महासभा इसकी मांग करती है। संयुक्त पत्रकार महासभा के हम सब साथी आशा करते हैं कि पत्रकार संगठनों द्वारा की गई इस अपील को केंद्र सरकार के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा। महासभा पुरजोर मांग करती है, केंद्र में हाल ही में बनी भाजपा नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और एक मीडिया आयोग का गठन करना चाहिए और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को मीडिया काउंसिल में बदलना चाहिए। धन्यवाद। मीडिया काउंसिल गठन के इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। आप सबसे हाथ उठाकर समर्थन की अपील। इस प्रस्ताव को भी स्वीकृत माना जाता है। अगले प्रस्ताव के पठन के लिए मैं साथी सेवक जी को आमंत्रित करता हूं। सेवक दास दीवान। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है सेवक जी का, आप लोग ध्यान देंगे। ये आप सबके जीविकोपार्जन से भी जुड़ा हुआ सवाल है। पत्रकारिता संकल्प में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों को मैं पुनः एक बार सबका हार्दिक अभिनंदन और सादर प्रणाम करता हूं। लघु पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन में प्राथमिकता। आज की पत्रकारिता प्रिंट, दृश्य, श्रव्य, डिजिटल माध्यम, इंटरनेट पर पोर्टल तथा सोशल मीडिया एंड फुलसर पर बहुत से प्लेटफॉर्म में संचालित होती है। इन सब के बावजूद जो बुनियादी बातें पत्रकारिता के लिए जरूरी है वो आज भी समाचारों की समझ, सामाजिक जिम्मेदारी, कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्ग की आवाज बनना और शासन, प्रशासन और जनता के बीच कड़ी बनना ही है। दुर्भाग्य की बात है कि मूलतः पत्रकारों में अधिकतर की धारणा जो आज भी यही है, लेकिन मीडिया के लिए विशाल संरचना और तकनीक के खर्च के कारण बड़े बड़े कारपोरेट से संचालित मीडिया आज प्रभावी है, जिसके सरोकार अधिकतर नागरिकों के बजाय सत्ताधारी सरकारों से अधिक जुड़े रहते हैं, जिसके कारण पत्रकारों की भूमिका ऐसे संस्थानों में बदल जाती है। अब आंचलिक पत्रकारिता और लघु समाचार पत्र पत्रिकाओं की बारी आती है। वे पत्रकारिक मूल्यों की रक्षा करते हुए संसाधन की कमी से जूझते हुए कैसे अपना प्रकाशन निरंतर रखें, क्योंकि कम विनिवेश के कारण यही वो मीडिया है जो बाजार और सरकार के दबावों के बीच लोकतंत्र का स्वर आज भी जिंदा रखे हुए हैं। ऐसे लघु पत्र पत्रिकाओं को प्राथमिकता के साथ साप्ताहिक, मासिक, अर्धमासिक, त्रैमासिक आधार पर सरकार विज्ञापन देने की स्थायी नीति बनाए, जिससे लोकतंत्र को बचाए रखने में आर्थिक दबावों से बचकर ऐसे प्रकाशनों से जुड़े पत्रकार अपना जीवन उसी रचनात्मकता के साथ गुजार सके। हमारे देश के अनेक राज्यों में इस तरह की स्थायी विज्ञापन नीति लागू है। यह महासम्मेलन मांग करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार यथाशीघ्र ऐसी नीति लागू करे जिससे छोटे समाचार पत्रों और पोर्टलों को जनता की आवाज को दबाया न जा सके और जनपक्षीय
पत्रकारिता को जीवित रखा जा सके। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं इसका समर्थन करता हूं। आप सबसे एक बार फिर समर्थन की अपील। इस प्रस्ताव को भी स्वीकृत माना जाए। लघु पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन में प्राथमिकता। साथियों, इन सभी प्रस्तावों को शामिल करते हुए जो पत्र दिया जाना है, ज्ञापन पत्र राज्यपाल महोदय को, उसके लिए हम लोग काफ़ी विलम्ब हो चुका है। तो हमारे जो साथी अभी जाना चाहें, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग थक भी गए हों, तो जो साथी जाना चाहें वो एक रैली के रूप में जाने की बात हुई थी हमारी कि राज्यपाल निवास तक जाएंगे। तो अगर असुविधा महसूस कर रहे हो तो आप लोग एक वाहन, अलग अलग वाहनों में भी चले जाएं और राज्यपाल महोदय के पास जा कर के प्रस्तुत कर दें। गेट नंबर 3 में पहुंचना है, तो सब साथी एक साथ जाएंगे तो ठीक रहेगा, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। अमिताभ पाल जी हैं साथ में, अमिताभ पाल जी, शकील दानी जी और पाठक जी, सोन पिपरे जी और वीरेंद्र शर्मा जी, आनंद पत्रकार श्री और जो साथी हमारे संगठनों से जुड़े हुए साथी, वरिष्ठ साथी हैं, सब लोग अपने अपने साथियों को लेकर के उधर निकलें। मुझे लगता है यहाँ जितने साथी हैं उनके लिए मंच खाली छोड़ना ठीक नहीं है, तो मैं दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर करने की शुरुआत रखूँगा मंच में। कुछ साथी दूसरी जगहों से आए हैं, वो लोग बोल नहीं पाए हैं, तो उन लोगों को कुछ मौका अगर देना हो तो वो मैं चाह रहा था। महिला पत्रकारों ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अपनी सहभागिता दर्ज कराई है, तो मंच पे मैं जब तक के आप लोग राज्यपाल निवास होकर के आते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन दे के आते हैं, तब तक के यहाँ बाकी साथियों को कुछ इंगेज रखा जाए। जो लोग भोजन करना चाहें वो साथी भोजन कर सकते हैं। लंच की तैयारी हो गई है, जिन साथियों को भोजन करने की इच्छा हो वो जाकर के पीछे पंडाल में भोजन कर सकते हैं। लेकिन ये मंच ऐसा है कि इसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और बहुत सारी अपेक्षाओं को लेकर के आए हैं। तो हमारे बीच वरिष्ठ साथी गिरीश पंकज जी हैं, तो जैसे राज्यपाल निवास में जा रहे हैं या मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, तो गिरीश भाई हम लोग के साथ अगर रहे तो अच्छा लगेगा। बाकी उनके ऊपर है, उनकी सदीक्षा पे है। अगर वो थकावट महसूस कर रहे हो तो वो भोजन करने का कष्ट करें। हमारे बीच जो महिला पत्रकार हैं, इसमें भागीदारी में महिलाओं की बड़ी संख्या हुआ करती थी एक ज़माने में, अभी कम होती जा रही है मीडिया में महिलाओं की भागीदारी। तो मैं ये चाह रहा था कि जो महिला पत्रकार अगर मंच पे अपनी कोई बात रखना चाहें, तो दूर दूर से महिला पत्रकार आई हुई हैं, महिला पत्रकारों की ओर से कोई बात अगर रखना चाहें इस आयोजन को लेकर के, तो मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगा।